सबको नमस्ते। हम लोग आज कैश फ्लो को कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले दिन कैश फ्लो में थोड़ा थोड़ा बात बताया गया था और आज कैश फ्लो में थोड़ा आगे बढ़ेंगे। कैश फ्लो में पिछले दिन हम लोग, अब ऐसे आज रूल ही चलेगा, थ्योरी पार्ट ही चलेगा। तो पिछले दिन कैश फ्लो में हम तुम लोगों को फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के बारे में थोड़ा थोड़ा बताए थे, याद है? याद है? तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हमने ये बताया था कि कैपिटल के बढ़ाने के लिए और कैपिटल को घटाने यानी चुकाने के लिए, लौटाने के लिए, और उसके ऊपर जो खर्चे होते हैं वो सारा का सारा क्या होता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होता है। अच्छा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का हमने लिखवाया भी था, हमने लिखा भी था ना मेरे साथ साथ। आज आपको शीट दिया गया है, उस शीट में पेज नंबर 5 पे पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। हम बार बार बता रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत आगे अच्छा चैप्टर है, इंटर में आपको फिर वापस एक बार मिलेगा, सीए इंटर में। लेकिन यहाँ पे उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके उतना बता दें। तो आज हम लोग इससे आगे की चर्चा हमारी चलेगी और अभी हम लोग एक चीज पढ़ेंगे। अच्छा, ये सब चीज हम लोग बता दिए थे, एक बार हमने यहाँ से पढ़ देना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ दे रहे हैं, ध्यान से सुनो। प्रोसीड्यूर, यहाँ पे पेज नंबर 3 आप खोलेंगे। पेज नंबर 3 में थोड़ा सा पढ़ते हैं, जो जो पढ़ाए हैं वही है, या अपने पीडीएफ फॉर्म में देख लो। पेज नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं, प्रोसीड्यूर ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इन्होंने कहा है कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया हैज इशूड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS3 रिवाइज्ड फॉर प्रिपेयरिंग अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए AS3 इन्होंने रिवाइज्ड AS3 दिया है। दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैज बीन मेड मैंडेटरी इन रेस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड कमेंसिंग ऑन 1 अप्रैल 2001, यानी 2001 से इन्होंने ये पक्का कर दिया कि भाई आपको बनाना ही पड़ेगा। फॉर सर्टेन एंटरप्राइज, दीज एंटरप्राइजेज आर, किसके किसके लिए है वो तो बताए थे ना तुम लोगों को कि किसके किसके लिए है। सब के लिए। आप बोल सकते हैं, कुछ लोग को बोला गया डायरेक्ट बनाओ, अनलिस्टेड इंश्योरेंस कंपनी को डायरेक्ट बनाओ, इनडायरेक्ट मेथड, लेकिन बनाना सबको है। केवल कुछ लोग बच गए थे। कौन कौन बच गए थे बताओ? एक डोरमेंट कंपनी नहीं बनाती है और एक 1% कंपनी नहीं बनाता है, बाकी सबको बनाने की आवश्यकता है और ये कंपलसरी है, बनाना ही पड़ेगा। यहाँ पे दो बात लिख रहे हैं, ध्यान से सुनो, इनके लैंग्वेज में एएस में लिख रहा है, एंटरप्राइजेज हुज इक्विटी और डेट सिक्योरिटी आर लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। वो एनएससी या बीएससी में लिस्टेड है, ऐसी कंपनी अगर है, लिस्टेड कंपनी है, तो उसको बनाने की आवश्यकता है। एंड एंटरप्राइजेस दैट आर इन द प्रोसेस ऑफ इशुइंग इक्विटी और डेट, और जो ये प्रोसेस में है, लिस्टिंग करने के प्रोसेस में भी आ गए हैं, उन लोगों को भी बनाने की आवश्यकता है। That will be listed on the listed on recognized stock exchange in India except one man company and dormant company। हम लिखवाए थे ये वाला बात और इसमें लिख के भी आपको दे दिया गया है। All other commercial, और जितने all other commercial, industrial and business enterprises whose turnover for the accounting period exceeds rupees 50 crore, 50 करोड़ से ज्यादा जिनका टर्नओवर है, ठीक है ना, उनको as such the cash flow statement has been prepared according to AS3 revised in this chapter। अब हम लोग इस चैप्टर में, मतलब जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है उनको भी बनाने की आवश्यकता है। According to AS3 revised, the cash flow statement summarizes as cash inflows and cash outflows and the net changes increase or decrease cash and cash equivalent resulting from the operating, investing and financing activities of the firm during a period। इन्होंने कहा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जिसमें हम कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो देखते हैं किसी फर्म का एक अकाउंटिंग पीरियड का, और 3 एक्टिविटी के अंतर्गत देखते हैं। वो तीनों एक्टिविटी कौन कौन से हैं? ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है और फाइनेंसिंग है। नीचे क्या कह रहे हैं? द फॉलोइंग टर्म्स आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये सब हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहला कैश कह रहे हैं, तो कैश इट कंप्राइजेज कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। डिमांड डिपॉजिट विद बैंक का मतलब एफडीज वगैरह हो गए, इनको जब जरूरत पड़ेगा हम मांग लेंगे, ठीक है ना। डिपॉजिट विच आर रीपेबल बाय बैंक ऑन डिमांड, हमारे चाहने पर तुरंत दे देंगे, कोई दिक्कत उनको नहीं होगा। यहाँ पिछले दिन कैश इक्विवेलेंट की बात हुई थी, कैश इक्विवेलेंट के बारे में बताए थे। वैसे 11 में भी बताए थे, हमको याद आ रहा है। 11 में हमने जब फाइनल अकाउंट पढ़ाया था, तो फाइनल अकाउंट के बैलेंस शीट में आपने लिखा था, उसमें करंट इन्वेस्टमेंट में आपने वो लिखा था मार्केटेबल सिक्योरिटी, और हम बताए थे, क्यों हमको याद आ गया, क्योंकि मौसम का कॉपी मेरे पास है, कल 11 का नोट्स बना रहे थे, उसमें लिखी है मार्केटेबल सिक्योरिटी
लेस देन 3 मंथ्स, ये सब लिखा है। रिस्क फ्री होना चाहिए और हाईली लिक्विड इन नेचर होना चाहिए, सारा बात लिखे थे, यहाँ भी वही बात पर है। These are short-term, highly liquid investment that are readily convertible into known amounts of cash and which present insignificant of risk of changes in their values। मतलब इनमें नुकसान होने का चांसेस हमारा नहीं होता। ये कैश ही है, सीधा सीधा ऐसा कैश ही है। Normally an investment will be termed as cash equivalent only if it has a short maturity period, say 3 months or less from the date of acquisition। जिस दिन हम खरीदते हैं उस दिन से 3 महीने का इरादा लेकर के अगर हम कोई ऐसा खरीदते हैं तो वो हमारा होता है। एग्जाम्पल कैश इक्विवेलेंट्स आर ट्रेजरी बिल। अब ये सब क्या होते हैं, इस पे बहुत बड़ी चर्चा आएगी। ट्रेजरी बिल क्या होता है इस पे हम बाद में बात करेंगे। कमर्शियल पेपर एटसेट्रा एटसेट्रा which are purchased with cash that in excess of immediate needs। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम कैश इक्विवेलेंट। शेयर को हमने कैश इक्विवेलेंट में नहीं रखा है, क्यों, ये तो पता ही आपको, शेयर का दाम घटता बढ़ता रहता है, रिस्क होता है उसमें, इसलिए अनलेस दे आर कैश इक्विवेलेंट इन रियलिटी। फॉर एग्जाम्पल द इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर ऑफ कंपनी इफ दे आर रिडीमेबल विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज विल बी इंक्लूडेड इन द कैश इक्विवेलेंट। यानी अगर प्रेफरेंस शेयर लिए हैं और वो 3 महीना के अंदर हम रिडीम करने वाले हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, कैश इक्विवेलेंट हो जाएगा। प्रोवाइडेड देयर इज ओनली एन इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ द कंपनी इन रीपेइंग द अमाउंट ऑफ द डेट ऑफ मैच्योरिटी। केवल एक चिंता है कि हमारे प्रेफरेंस शेयर किसी कंपनी का अगर हम खरीद रखे हैं वो तो हमको 3 महीने के अंदर सोच के रखें तो पैसा मिल जाएगा। केवल एक रिस्क है कि जिस कंपनी का हमने प्रेफरेंस शेयर खरीदा है वो कंपनी भ्रष्ट हो जाए, है ना, भ्रष्टाचार में डूब जाए। ठीक है, आज देश के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का डेथ हो गया, हम लोगों को पता है, रतन टाटा, मालूम है? रतन टाटा को कहा जाता है, रतन टाटा एक बहुत अच्छे इंसान थे, तो उनके बराबर का मतलब इतनी बड़ी उनका नेटवर्थ अगर जोड़ा जाए वो अपना डोनेशन कर देते थे कि अगर उनका डोनेशन वेशन ना करते हो तो अंबानी उनके सामने कहीं नहीं टिकते। ठीक है ना। सबसे पहली कार उन्होंने निकाली थी इंडिका, मालूम है आपको? इंडिका एक कार आया था शायद 91 में या 98 में, मेरे को डेट ठीक से याद नहीं है, 98 में आया था देख लेना। तो 98 में इंडिका आया तो वो ज़्यादा चला नहीं, तो इन्होंने फोर्ड वालों से कहा था कि आप मेरा ये पूरा यूनिट खरीद लीजिए, तो फोर्ड वालों ने नहीं खरीदा था। तो बोले कि मतलब मजाक उड़ाए थे इनका कि जब औकात नहीं होता है तो क्या इस सब फील्ड में हाथ लगाने शुरू कर देते हैं। बोले हम नहीं बेचेंगे, और बाद में उन्होंने उनके रेंज रोवर और उसको खरीद लिया, जैगुआर को। ये होता है जज्बा। और एक चीज सुनो उनके बारे में, तुम लोगों को पता है क्योंकि अपने बंगाल से जुड़ी बात थी इसलिए थोड़ा याद होगा। सिंगूर वाला जो घटना घटा था, याद है? तुम लोग छोटे छोटे रहे होगे। उसका जमीन दिया गया था, उस समय सीपीएम का सरकार था, उन्होंने जमीन दिया था। उनका रतन टाटा का एक इंटरव्यू देख रहे थे, उसमें बोले कि हम कभी जिंदगी में नहीं बोले थे किसी भी इंटरव्यू में कि हम 1 लाख रुपए में कार ला देंगे, और न्यूज में ऐसे झूठ मूठ उड़ाया गया कि रतन टाटा बोले हैं कि लखटकिया कार ले आएंगे, 1 लाख में कार ला देंगे। बोले मेरे दिमाग में आया जब उड़ा ही दिया है तो चलो बना ही देते हैं। 1 लाख में नैनो कार बना दिए थे, तो चला नहीं वो नैनो कार, अलग बात है, लेकिन वो भाई चाइना वगैरह हो गया सबको। कार का मतलब फील भी आना चाहिए ना। कार वैसे कार तो अच्छी थी, छोटी सी थी कार, अच्छी थी, 3-4 लोग के लिए बहुत अच्छा था लेकिन लोगों को शो ऑफ करना होता है। बहुत मजाक उड़ाए सब उसका कि किसी जगह खड़ा है तो पूछता है कि कौन है, तो बोलते हैं कि मेरा कार नहीं है डॉक्टर। मतलब सबको शर्म आता था 1 लाख रुपया कार, लेकिन यहाँ पे थी। चलो ठीक है, आज उनको भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बैठो। बहन कहाँ है तुम्हारी? ओ भाई, ये लोग परीक्षा के दिन में तबियत खराब हो जाए हमको डर ही लगता है। बैठो। तो 10 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। ये सब क्या क्या कैश में इंक्लूड कर रहे हैं? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटी, चेक्स एंड ड्राफ्ट इन हैंड। हमारे पास अगर कोई चेक है, कोई ड्राफ्ट इन हैंड है, ये सारी चीजें हमारा मिला करके कैश है। लेकिन इतना डिटेल में आपके सवाल में जाएंगे नहीं, ये क्या केवल जाएंगे कैश, बैंक, और मैक्सिमम जाएंगे तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यानी मार्केटेबल सिक्योरिटीज में जाएंगे। आईएससी का काउंसिल लाल रंग के स्याही से कुछ कह रहा है, और देख लेते क्या कह रहा है। कह रहा है बैंक का ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, बैंक का ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट विल बी कंसीडर एज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अगर बैंक से आप ओवरड्राफ्ट कर रहे हैं तो उसको आप करंट एसेट में मत गिनना,
क्योंकि करंट लाइबिलिटी करंट एसेट में नहीं गिनना, आगे बात आएगी। उन्होंने पहले से क्लियर किया कि इसको आप फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ही गिनना। आप चाहे शॉर्ट टर्म के लिए बैंक से ओडी कर रहे हैं या कैश क्रेडिट ले रहे हैं या क्रेडिट कार्ड स्वैप कर रहे हैं, इसको आप फाइनेंसिंग में रखेंगे। वैसे वह चर्चा अभी एक बार फिर चलेगी। एज दे आर शॉर्ट टर्म बोरविंग्स, ये शॉर्ट टर्म के लिए बोरविंग्स है, henceforth they will not be considered as a cash and cash equivalent। इसको आप कैश और कैश इक्विवेलेंट में मत गिनना, ठीक है, क्योंकि आपको लगेगा बैंक ओडी या नेगेटिव है तो माइनस कर ले, ऐसा नहीं, ठीक है ना। पॉजिटिव बैलेंस को ही हमें कैश और कैश इक्विवेलेंट में गिनना है। स्कीम रिपीट कर लो, अच्छे से देख पाओगे। आगे बढ़े, नीचे कह रहे करंट इन्वेस्टमेंट विल बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस अनलेस स्पेसिफाइड एज मार्केटेबल सिक्योरिटी और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। कह रहा है करंट इन्वेस्टमेंट अगर लिखा रहेगा तो उसको आप करंट इन्वेस्टमेंट को करंट इन्वेस्टमेंट में मानना, जब तक वो मार्केटेबल सिक्योरिटी ना कह दें या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जब तक वो स्पेसिफाइड ना करें तब तक आप उसको नॉर्मल ही करंट एसेट्स मान के ही चलना, ठीक है जी। क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो, कैश फ्लो की क्लासिफिकेशन ये हमने पढ़ा है कि क्लासिफिकेशन हमने 3 तरह से किया था। एक है तुम्हारा ऑपरेटिंग, एक फाइनेंसिंग और एक इन्वेस्टिंग। तो पिछले दिन हम लोगों ने चर्चा शुरू की थी, तो आप लोगों ने बहुत तय किया था कि भाई सबसे पहले बिजनेस में क्या होता है कि सबसे पहले बिजनेस में पैसे की जरूरत होती है। तो हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को पढ़ा था और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में मूल तत्व समझ लिया था कि अगर हमें पूंजी बढ़ानी है उस पे जो एक्टिविटीज होगा और पूंजी को लौटाना है, कैपिटल को लौटाता है, रीपेमेंट करते हैं कोई लोन या कैपिटल को, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। और तुमको लग रहा है कि ग्रीन नहीं है ऐसा, और दूर से दिखता नहीं है, ब्लू लाइट है ना। तो लौटाना, और जितने लोगों से हमने कैपिटल रेज किया है उनको ब्याज के फॉर्म में, डिविडेंड के फॉर्म में जो देते हैं वो भी क्या होता है, हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होता है। तो यहाँ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में 7-8 लिखे हुए हैं, एक बार हम पढ़ देते हैं फटाफट से, रिवीजन हो जाएगा। कैश रिसीट फ्रॉम इशूइंग ऑफ शेयर और अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब शेयर या शेयर जैसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट इशू करके, प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर की बात हो रही है। और यहाँ पे कैश रिसीट फ्रॉम द शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोरविंग सच एज इशूइंग डिवेंचर्स, बॉन्ड, लोन्स, लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म। आप पैसा अगर रेज करने के लिए किसी से भी लोन ले रहे हैं तो वो सब आपका फाइनेंसिंग में ही आएगा। कैश पेमेंट फॉर बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये बताया था, ये कंपनी अपने ही शेयर को बाजार से खरीद लेती है ना भाई। शेयर बाजार के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत गंदा तरीके से शेयर मार्केट का काम बदलता है। कंपनी पहले ही बढ़ा देती है, फिर अपनी खरीद की घटा देती है, नुकसान दिखा देती है, परेशान होते हैं। कैश रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोरविंग्स इंक्लूडिंग रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। हमारा शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कोई भी लोन है अगर उसको हम पे करते हैं तो ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा। कैश पेमेंट ऑफ डिविडेंड बोथ ऑन प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर, चाहे हम प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड दें या हम इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड दें, ये सारा का सारा कहाँ जाएगा, हमारा फाइनेंसिंग में। कैश पेमेंट्स और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सच मतलब लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप ब्याज दे रहे हो तो वो भी क्या जाएगा आपका फाइनेंसिंग में। चेंज इन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, आपका बैंक का ओडी बढ़ना घटना, अगर आप बैंक का ओडी बढ़ा रहे हैं तो भी फाइनेंसिंग में, घटा रहे हैं तो भी फाइनेंस, क्योंकि बैंक ओडी तो एक शॉर्ट टर्म के लिए लिया गया लोन होता है। अरे भाई हमको महीने 2 महीने के लिए पैसा जरूरत है, हम बैंक से ओडी करवाए रहते हैं ना, ओडी करवा लेते हैं, ओडी से अपना पैसा निकाले, काम चला लेते हैं और फिर उनका जैसे पैसा आता है ओडी डाल देते हैं तो ओडी क्लियर हो जाता है। आगे सुनो, पेमेंट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस सच एज इंक्लूडिंग शेयर इशू एक्सपेंसेस, अगर शेयर के इशू करने के टाइम में हमने जो एक्सपेंसेस वगैरह दिए हैं, मतलब प्रोस्पेक्टस वगैरह छपाया है, अंडर राइटर को कमीशन वगैरह दिया है, तो ये सारा चीज हम कहाँ से मानते हैं, ये सारा का सारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। क्लियर है इतना दूर तक, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे की चर्चा शुरू की जाए तो आगे क्वेश्चन ये बन रहा है कि हमारे पास कैपिटल बन के रेडी है, तो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसका नाम है AS13। किस बारे में है AS13? इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ये थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, तो आपने डेफिनेशन बहुत बार पढ़ा है और जानते भी हैं कि कोई भी चीज हमने खरीदा है और इस उद्देश्य से खरीदा है कि उसका वैल्यू बढ़ जाए या वहां से कुछ अर्निंग आ जाए, तो वो इन्वेस्टमेंट है। छोटा डेफिनेशन, सरल डेफिनेशन। इसमें फंस जाते हैं कि सर हमारा टी शर्ट्स का काम है और हमने कपड़े खरीदे हैं
उसको भी तो इसीलिए खरीदें कि इससे कमा लेंगे, या हमने रखा है इसलिए कि उससे उसका दाम बढ़ेगा तो बेचेंगे आराम से। क्या ये भी इन्वेस्टमेंट है? द आंसर इज नो। तो क्या बोलता है डेफिनेशन में, एक बात और जोड़ता है कि आप कोई भी चीज ऐसा खरीदते हैं जिससे भविष्य में अर्निंग हो जाएगी या उसका दाम बढ़ जाएगा, लेकिन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस को छोड़ के। मतलब क्या हुआ इसका? जिस चीज का धंधा कर रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा कोई भी चीज। ठीक है ना? तो इन्वेस्टमेंट का कोई भी ऐसा चीज, इन्वेस्टमेंट का खरीदना, बेचना और उस पे उससे होने वाला इनकम। ध्यान रखना, तीन बातें बताई। एक तो इन्वेस्टमेंट का खरीदना, जितना भी इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म खरीदो चाहे लॉन्ग टर्म खरीदो, जितना भी इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हो सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। ठीक है? और जितना भी इन्वेस्टमेंट आपके पास पुराना पड़ा हुआ है, मशीन है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, इन सब का बेचना इनका बेचना भी आपका क्या कहलाता है? इन्वेस्टिंग ही कहलाएगा। और कोई इन्वेस्टमेंट अगर हमने कर रखा है और वहां से कुछ इनकम आ रही है तो वो इनकम भी हम लोग क्या मानेंगे? इन्वेस्टिंग का ही मानेंगे। जैसे फाइनेंसिंग में क्या माना था? लोन और लोन के ऊपर जो खर्चा होता है वो सारा फाइनेंसिंग है। यहाँ पे कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इनकम होगी वो सारा का सारा क्या है? बताओ, इन्वेस्टिंग का आ जाएगा। ठीक है ना? क्वेश्चन बनता है कि हमने एक फ्लैट ले रखा था, पिछले दिन बात की थी ना, वैसे तो झूठ माट ऐसे ही बता देते हैं, लेकिन ऐसे ही क्लास की बातें हमको भी लगता है कुछ बच्चे सीरियस हो जाते हैं, अच्छा ये तो बहुत पैसा कमा रहे हैं। ऐसा नहीं है, सवाल ऐसे ही बता देते हैं कि ऐसे ही हमने कर रखा है। जैसे अभी एग्जाम्पल दिया था, शायद तुम लोगों को दिया था या दूसरे बैच में दिया होगा, कि अभी अभी हमने 3 4 महीने पहले हम और भैया मिलके दोनों लोगों ने कि एक राजा हाट में एक फ्लैट खरीदा है। ठीक है ना? और वो लग्जरियस फ्लैट है, पूरा का पूरा लग्जरियस फ्लैट है। काफी महंगा मिला। ठीक है ना? पीछे से हंस रहा है। हाँ ठीक है भाई, झूठ ही समझ लो, हमें कौन सा आपको बेचना है। ठीक है? 1,30,00,000 का फ्लैट है वो। तो डुप्लेक्स है वो, मतलब डुप्लेक्स समझते हैं आप लोग? घर में 2 फ्लोर है, एक ही में सीढ़ी, अंदर ही अंदर सीढ़ी है, डुप्लेक्स है, बहुत अच्छे तरीके से 2 फ्लोर जोड़ा हुआ है। तो हुआ क्या कि वो खरीदा इसलिए गया था कि जो बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग आते हैं बंगाल में, भारत मतलब बाहर से, तो वो लोग कभी भी होटल वगैरह में रुकना कम पसंद करते हैं, क्योंकि होटल वगैरह में कोई ना कोई आके परेशान करता रहता है कि ऑटोग्राफ दीजिए, सेल्फी लीजिए, सबसे बहुत परेशान होते हैं। हम लोगों को लगता है कि हम लोग सेलिब्रिटी बनेंगे तो सबके साथ सेल्फी कराएंगे, नहीं कर पाओगे, चढ़ जाएगा सर के ऊपर, माथा चढ़ जाएगा। जितना बड़ा सेलिब्रिटी उतना ज्यादा परेशान होगा। कपिल शर्मा आएगी, मौसम देखने जाएगी, है ना? तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, हमेशा जो ऑर्गेनाइजर होते हैं उनसे बोलते हैं हमारे लिए कोई घर रहिए जहां हम आराम से रिलैक्स होकर रह पाए। तो वैसे वैसे फ्लैट्स एयरपोर्ट्स के पास में बहुत हैं। उसमें क्या होता है? लग्जरियस होता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि फ्लैट्स को भाड़ा पे लेते हैं। तो 1 दिन या 2 दिन, जितने दिन रहे, तो जितने भी दिन रहते हैं उतने दिनों का खाने का व्यवस्था, वहाँ बटलर रहेगा, खाना वाना बनाएगा, जो कहेंगे वो बनाएगा। और फिर उसके बाद में वेज नॉन वेज उनको जो भी खाना है खाएंगे। और उसके बाद में कार की व्यवस्था, कि जहाँ उनको प्रोग्राम पे जाना है तो बड़ी बड़ी कारें, महंगी महंगी कारें, वो सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो वो 2 दिन रहते हैं, 50,000 60,000 ऐसा ऐसा फ्लैट का भाड़ा हो जाता है 2 दिन का। तो हमने इसी दिमाग में रख लिया है। तो ये अब वहां से जो भाड़ा आ रहा है, वो तो भाई भाड़ा आ रहा है तो ये मेरा क्या माना जाएगा? मेरा धंधा तो है नहीं। मेरा मेन धंधा तो भाई हम लोगों का किसी भी चीज का हो सकता है, कपड़े के व्यापारी हैं, लोहे के व्यापारी हैं, तो उससे वो हमारा मेन धंधा है। इन्वेस्टमेंट हमने कर रखा है, वहां से एक अर्निंग आ रही है, तो वो क्या हो जाएगा? वो क्या कहलाएगा? इन्वेस्टिंग। बात समझ में आ रहा है? आदित्य आदित्य लोगों का ना एक डानकुनी में जमीन है, आदित्य लोग का। ठीक है ना? ऐसे ही बता रहे हैं, है? हाँ है, पापा को पता होगा, हमको नहीं पता। तो वहां ये लोग जाते नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, इनके पिताजी ने वो जो बाउंड्री बनवा दी उसकी, और एक छोटा सा लोहा का गेट लगवा लिया। और उसको क्या कर दिया, उसको खरीदा ही ऐसे था कि इन्वेस्टमेंट के तौर पे। और वहां पे गेट वेट लगवा के अब क्या कर दिया, लोग बोलते भाई आपका तो बंद ही रहता है, आप हमको माल वाल रखने के लिए जगह दे दीजिए। तो इन्होंने कहा 20,000 रुपया रेंट लगेगा, रेंट में दे दिया। तो ये क्या हो गया? ये इनकम क्या कहलाएगा? रेंटल इनकम। और ये कहाँ का है? ये क्या इनके पिताजी का धंधा है रेंट देना? नहीं। लेकिन पीजी वालों के लिए धंधा हो जाएगा। पीजी के लिए, जैसे हम पीजी खोल रखे हैं, मरिंडा हाउस, क्या नाम है दुकान घर का? मिरिंडा हाउस। वहां पे गिरीश पार्क में देखते हैं ना जाते समय, अच्छा है, उसके बगल पीजी जी बहुत है, वहां पे पीजी चलता है ना बहुत। तो पीजी वालों के लिए तो ये ऑपरेटिंग हो जाएगा भाई, उनका तो धंधा ही है। रेंटल इनकम उनके लिए धंधा है, उनके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है। हम नॉर्मल बिजनेस के लिए बता रहे हैं। तो अगर कहीं से रेंट इनकम आती है तो हो जाता है। अच्छा मान लो
कि हमने कहीं शेयर्स वगैरह खरीद रखे हैं, तो शेयर्स पे तो भाई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो उसमें कहीं ना कहीं डिविडेंड वगैरह भी आता है। आपके भी आता होगा, अगर आपने खरीदा होगा तो 2 4 10 रुपए जैसे जैसे आपने शेयर खरीदा होगा वैसा है। तो मेरे तो अभी सबसे हाईएस्ट 7,600 रुपये आया था। हम सोचे अब क्या करें, तो फालतू आ गया 7,000 रुपये। फिर बहुत सोचे क्या खरीदे, हमको लगा सब चीज तो है, कुछ खरीदने की जरूरत नहीं रही, कुछ नहीं खरीदा। तो 7,652 रुपया आया था। तो ज्यादा शेयर होगा किसी कंपनी का, वहां से आ गया होगा। समझ में आया? तो शेयर से आने वाला जो इनकम है वो आपके लिए क्या है, इन्वेस्टिंग है। लेकिन आपने शेयर इशू कर रखा है, शेयर इशू कर रखा है ना आपने, उस पर भी तो आप भी तो डिविडेंड बांटेंगे। ये क्या है, फाइनेंसिंग है। अंतर करना सीख लेना, नहीं तो खाली इससे मत समझ लेना कि अरे बाप रे बाप इंटरेस्ट मतलब यही लिखना है, इंटरेस्ट मतलब वही लिखना। तो ऐसे पागलों जैसा मत काम करना, ध्यान से समझ के करना। अच्छा, हमने किसी कंपनी का डिवेंचर खरीद रखा है ना, सिद्धिका लिमिटेड का हमने डिवेंचर खरीद रखा है। तो सिद्धिका ब्याज देती है और हम ब्याज पाते हैं। सिद्धिका के लिए फाइनेंसिंग है, लेकिन मेरे लिए क्या है, इन्वेस्टिंग है, क्योंकि हम इन्वेस्ट करके रखें। तो इन्वेस्टमेंट में एक पूरा क्रक्स ये निकला, किसी भी एसेट्स को अक्वायर करना या उसको राइट ऑफ करना, यानी डिस्पोज्ड ऑफ करना, बेचना, ठीक है ना, डिस्पोज्ड ऑफ करना, बेचना, ये क्या कहलाता है, हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और किसी भी इन्वेस्टमेंट से कोई अर्निंग आ रही है तो वो भी इन्वेस्टिंग होगा। यहाँ सब कुछ बहुत अच्छे से चल जाता है, बहुत कोई दिक्कत नहीं आती। ले दे के केवल एक दिक्कत फंसता है, वो फंसता है मशीनरी अकाउंट बनाने में, ठीक है ना। बात करते फिर धीरे धीरे लिखेंगे तो समझ में आएगा। तो मशीन अकाउंट बनाने के लिए आपका पेज नंबर, इसी पे देखो, पेज नंबर 4 में आपको लिखा है हाउ टू प्रिपेयर वेरियस लेजर, लिखा है। उसमें पहला लेजर हमने बनाया है पीएल एप्रोप्रिएशन का, इसको अभी आप स्किप कर दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है ना, अभी हम उस विषय पे नहीं चल रहे हैं। उसके नीचे लिखा है देखो फिक्स्ड एसेट, ये 2 नंबर डाल के रख लो, ये बीच में होना चाहिए था, साइड में हो गया, कुछ तरीके से गड़बड़ हो गया, बीच में करना चाहिए था। चलो, फिक्स्ड एसेट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट, आप तो ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि AS10 में आ गया ना सब कुछ। अब फिक्स्ड एसेट कोई नहीं बोलता, अब इसका थोड़ा मॉडर्न नाम हो गया, टाई वाई लगा लिया है, थोड़ा नया नौजवान बच्चा है। नाम हो गया इसका प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट। तो कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी प्लांट और कोई भी इक्विपमेंट, सारा का सारा किस में आ जाएगा, PPE नाम रख दिया हमने। तो कह रहे हैं इसमें 2 तरह से ये इंफॉर्मेशन देते हैं। अभी आप सुन के चलिए, जब सवाल बनेगा तो वहां पे आप धीरे धीरे से समझेंगे। 2 तरह से इंफॉर्मेशन देते हैं। कभी कभी ये हमारे इंफॉर्मेशन में हमारे एसेट्स का नेट वैल्यू देते हैं। नेट वैल्यू देते हैं का मतलब क्या है, डेप्रीशिएशन घटा के दे देंगे कि भाई आज आपके एसेट की इतनी वैल्यू है, ठीक है ना। तो अगर ये आपको नेट वैल्यू देते हैं सवाल में तो बहुत आसान हो जाता है, केवल एक अकाउंट बनाना पड़ता है फिक्स्ड एसेट का, या PPE अकाउंट बनाना पड़ता है। लेकिन कभी कभी आप इंफॉर्मेशन में पढ़ के आए, 11 में भी पढ़ा है आपने डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन में एक प्रोविजन का सिस्टम होता था, एसेट डिस्पोजल का सिस्टम होता था, याद है थोड़ा थोड़ा। ये लोग तो अभी पढ़ के आए, इन लोगों को याद होगा, तुम लोग तो पढ़े हो, याद होगा। हमने जब पढ़ाया था उस समय बोला भी था, इसको थोड़ा गौर से रखना, 12 में काम आएगा। तो PPE में अगर ये ग्रॉस मेथड देते हैं, ग्रॉस मेथड का मतलब होता है कि ये एसेट का कॉस्ट वैल्यू बताएंगे और उस पे कितना आपने डेप्रीशिएशन एक्यूमुलेट किया वो भी बताएंगे। तो इस केस में क्या हो जाता है, हमें 3 अकाउंट बनाना पड़ जाता है। एक तो आपका एसेट का अकाउंट बनेगा, एक PP माने एसेट का अकाउंट बनेगा, एक प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन बोलो या एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन बोलो, ये बनाना पड़ेगा। और कोई एसेट्स बिका है तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जितनी भी कंपनियां होती हैं, हु इज द बॉय, बीच में रुकावट के लिए खेद हो गया। खैर, हम जो कह रहे थे वो ये है कि जो कंपनी होती है उनको कंपलसरी है कि वो ग्रॉस मेथड से ही बनाएंगे, और उनको ऐसे ही बनाना पड़ता है। आपको ना जब कंपनी का हम रिपोर्ट दिखाएंगे तो आज उसमें देखोगे PPE का वो एक रेको चार्ट बनाते हैं, उसमें दिखाते हैं, वो चार्ट जैसा बनता है। आप अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर जब पढ़ेंगे, तो हालांकि वो चैप्टर जल्दी कोई पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन हम पढ़ाएंगे, तो उस चैप्टर में आपको वो चार्ट दिखाएंगे कि कैसे वो लोग बनाते हैं अपने एसेट्स को, कैसे आया गया, टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों का। तो वो चार्ट बनाना पड़ता है। तो हालांकि उस चार्ट की कोई बात नहीं है, कंपनियां ऐसे ही फॉलो करती है। देखो हमने लिखा भी है, इफ ग्रॉस एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन, इफ ग्रॉस एसेट्स, यहाँ पे ग्रॉस के बाद एक वर्ड आएगा एसेट, भूल गए हैं,
gross assets and accumulated depreciation is given, or if net opening and closing accumulated depreciation is given, accumulated depreciation also called को call लिख दिया है भाई साहब, ये तो मजा ही आ गया। provision for depreciation कह रहा है कि अगर आपके पास में, सीधा सीधा बात है कि अगर आपके पास में एसेट्स का अकाउंट दिया हुआ है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो आपको 3 अकाउंट बनाना पड़ेगा। एक तो ग्रॉस फिक्स एसेट कॉस्ट के वैल्यू पे बनाना पड़ता है, एक प्रोविजन बनाना पड़ता है, एक एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाना पड़ता है। मिला? समझ में आया? तो ये हम लोग सीखेंगे। तो हम लोगों को ना कैश फ्लो में ज्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं, 3 ही 4 कॉन्सेप्ट हैं। मेन सवाल जब आप सीख लेंगे तो उसमें 3 ही 4 कॉन्सेप्ट है। उसमें मशीन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, इक्विपमेंट वाला। तो इसमें 3 पार्ट बनेंगे और नीचे देखो हमने ब्रैकेट में लिखा है कंपनीज फॉलो दिस मेथड, यानी ओरिजिनल जब आप किसी कंपनी का अकाउंट्स वगैरह देखेंगे तो कंपनी ऐसे ही फॉलो करती है। ये जो फिक्स्ड एसेट नेट वैल्यू दिया रहता है वैसा आपको सवाल में मिलेगा, लेकिन ओरिजिनल लाइफ में वैसा नहीं मिलेगा। तो ठीक है, हम दोनों सीखेंगे। नीचे हमने वो बना दिया है मॉडल फॉर्म में कि फिक्स एसेट अकाउंट क्या होता है, प्रोविजन क्या होता है और डिप्रिसिएशन क्या होता है। तो यहाँ पे अभी हम लोग एक बार लिखेंगे। आप यहाँ पे मेरे साथ साथ जहां सी लिखा था वैसे ही मेरे साथ साथ लिखेंगे और बताएंगे। कैश फ्लो फ्रॉम लिखेंगे, साथ साथ बी लिख रहे हैं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आएगा, मेरे को हेल्प करिएगा थोड़ा थोड़ा, हमको याद नहीं है, अभी हमने बता दिया है। क्या क्या आएगा बताओ। सबसे पहला आपने कहा था किसी भी एसेट्स का अक्वायर करना, ठीक है ना। परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट, क्या लिखते हैं? परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट। अगर हमने कुछ टेंजिबल एसेट खरीदा है, परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट, अगर कोई एसेट्स हमने खरीदा है, परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट। अब ये टेंजिबल फिक्स एसेट लिख लो, टेंजिबल एसेट के यहां लिखो टेंजिबल फिक्स एसेट, टेंजिबल फिक्स एसेट। फिर कह रहे हैं यहाँ पे परचेज ऑफ इनटेंजिबल एसेट, अगर हम खरीद रहे हैं कोई इनटेंजिबल एसेट, परचेज ऑफ इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट का नाम बता सकते हैं आप? बताओ भाई, एक नाम बता दीजिए। गुडविल। गुडविल तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसके अलावा एक नाम बताओ। और क्या पेट में दर्द है? पेटेंट। और क्या होता है? कॉपीराइट, क्या बॉन्ड। तो भाई बॉन्ड इन्वेस्टमेंट है वो। इनटेंजिबल एसेट का मतलब कोई सॉफ्टवेयर वगैरह हो गया, कॉपीराइट हो गया, ये सब। ट्रेडमार्क हो गया। देखो कितना अच्छा जवाब दे रहा है 11 का बच्चा, और तुम गड़बड़ा रहे हो। क्या मास्टर बनेगा तुम? है ट्रेडमार्क। और क्या बताया आप? कॉपीराइट। ये सब आप 11 में सुन के आए हैं, अब ये नई सी बात थोड़ी ना है। अब इसके बाद है परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अगर हम कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट खरीदे, यानी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म इसमें नहीं आएगा, शॉर्ट टर्म इसमें नहीं आएगा, ध्यान रखना। परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो आएगा या तो वो करंट एसेट होगा या तो कैश होगा, मार्केटेबल सिक्योरिटी होगा। तो यहाँ पे ये नहीं डालेंगे, लॉन्ग टर्म नहीं। हाँ, परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इसको एक और नाम से ये लिखते हैं, इसका नाम है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। तो इन सब चीजों से हमारा क्या होगा? कैश बढ़ेगा या घटेगा बताओ? मौसम, अगर हम कोई टेंजिबल फिक्स एसेट खरीदें तो कैश का क्या कंडीशन होगा? बढ़ेगा घटेगा? घटेगा, पैसा दे के खरीद के लाएंगे ना। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा? हम कोई एसेट वगैरह खरीदेंगे तो सबसे मेरा पैसा जाएगा ना। एक नॉर्मल सी बात रखो दिमाग में। हम हालांकि ये पढ़ाते, हम ऐसा रटाते नहीं, लेकिन कुछ रट्टेबाज मौसम जैसे होते हैं तो इनको रटाना पड़ता है। नॉर्मल बात याद रखिए कि आप कुछ भी खरीदोगे, एसेट्स, एक टी शर्ट खरीदे तो एसेट्स जब बढ़ेगा तो कैश का इसके ऊपर इंपैक्ट क्या पड़ेगा? कैश हमेशा घटेगा। मतलब आप खरीद के लाओगे तो क्या होगा? एसेट बढ़ा। अब ऐसे रट लो, इतना मजा हो गया। हम चार दिमाग से चलो, तुम कह रहे नहीं हम रटेंगे। अगर आप आपका एसेट बेच रहे, जा रहे, तो इस पे कैश का क्या इंपैक्ट पड़ेगा? प्लस होगा। और इसी तरह से लाइबिलिटी भी समझ लीजिए भाई, अब रटो, अब जितना रट सकता है। लाइबिलिटी और कैश का भी देख लो। अगर आपके ऊपर लाइबिलिटी बढ़ रही है तो ये कैश बढ़ेगा। मतलब अगर आप किसी से उधार ले रहे हैं
तो क्या हो रहा है, कैश आएगा आपके पास में। कोई भी लाइबिलिटी बढ़ेगी तो कैश बढ़ेगा, और अगर लाइबिलिटी घटेगी तो कैश घटेगा। और रटा दें, चलो ऐसे रट लो कि लाइबिलिटी वाले केस में सीधा रहता है, एसेट वाले केस में उल्टा हो जाता है। ऐसे याद रहेगा ठीक है। इधर दिखाओ भाई, मौसम को क्यों दिखा रहा है, वीडियो में तुमको दिखा रहा है। और देखो, अच्छा यहां पे देखो, अब इसके बाद में लिखो प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ। अब इन तीनों का बेच लो, लिखो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट। अब बताओ एसेट्स बिका है तो कैश पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स अगर हम बेच रहे हैं तो कैश मेरा बढ़ेगा, ठीक है ना। दूसरा लिखो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इनटेंजिबल एसेट। अगर कोई भी इनटेंजिबल एसेट्स अगर आप बेच रहे हो तो उससे जो पैसा मिलता है प्रोसीड्स, उससे भी हमारा कैश बढ़ेगा। और अगर हम सेल कर दें प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इससे भी हमारा पैसा बढ़ेगा। तो ये तीनों चीजें खरीदने का और इन्हीं तीनों चीजों को बेचने का, ठीक है। एक बार इधर थोड़ा सा मेरी तरफ घुमाना। जब हमें एसेट्स का, ध्यान से सुनिए, ये लिखना, अच्छा लिख लो भाई, क्योंकि लिखना आपका मन है तो लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए फिर बताएंगे। आगे ये कह रहे हैं कि अब अगर हमें इसके अलावा कोई भी रेंट से इनकम आ जाए, रेंटल इनकम, मौसम बोलो प्लस होगा कि माइनस, हमें क्या पता, बोलो बेइज्जती हो रही तो इंटरनेशनल। इंटरेस्ट का इनकम, अगर कहीं से इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट या डिविडेंड मिल गया, तो क्या होगा, ये इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव्ड लिख लो, या रेंट रिसीव लिख लो, अपने तरीके से जैसे आपको ठीक लगे वैसे लिख लो, बस आपको बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ठीक है। यहां पे एक नोट करने वाली बात यह है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट दिया है तो सबसे पहले आप कोई भी एसेट दिया हुआ है, फिक्स एसेट में या नॉन करंट एसेट में, कुछ भी दिया हुआ है, अगर इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है तो हमें उसका अकाउंट बनाना जरूरी है। हम एक लेजर छोटा सा टी फॉर्मेट में लेजर बनाएंगे, जहां जहां हमको जरूरत लगेगी वहां वहां हम लेजर बनाएंगे, ठीक है। जहां जहां हमको जरूरत लगेगा वहां वहां हम लेजर बनाएंगे। अभी सवाल जब आएंगे तो आप देख पाएंगे, बस इस बात को छोटे से अपने दिमाग में डाल के रखिए कि अगर कहीं कोई लेजर बनाने की आवश्यकता पड़ी तो हम उसको बनाएंगे। ऐसा नहीं है रट्टा मार के कि 3 ही लेजर बनता है, ऐसा नहीं है। जहां हमको जरूरत बनेगा कि लेजर बनाने की आवश्यकता है वहां हम बना लेंगे, जहां लगेगा कि बिना लेजर का काम हो सकता है, स्मार्टली हम कर सकते हैं, वहां भी बना लेंगे। ऐसा नहीं बोल सकते कि सारा लेजर बनाओ, बनाने को तो सारा लेजर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कितना टाइम चला जाएगा आपका, बहुत ज्यादा चला जाएगा, है ना। बहुत सारे 10-15 लेजर बनाने के लिए बना दे तो बहुत सारा लेजर बन जाएगा, लेकिन नहीं, हमें जहां जरूरत होगी उसकी बनाएंगे, बस इस दिमाग में इस बात को रखना, खत्म। अब आगे चले। अब देखो एक चीज जो हमारा बात है, इस बात को थोड़ा अच्छे से समझना, ठीक है ना। यही आपके कैश फ्लो का निचोड़ है, अब जो बात करने जा रहे हैं। अगर ये आपको समझ में आ गया तो फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग तो बहुत आसान था, आप झट से समझ गए कि एसेट्स को खरीदना बेचना और एसेट से होने वाला इनकम, कैपिटल को बढ़ाना घटाना और कैपिटल के ऊपर जो खर्चे होते हैं, ये फाइनेंसिंग का है और वो इन्वेस्टिंग का है, ठीक है ना। मेन फंसता है ऑपरेटिंग का, ध्यान रखना, ऑपरेटिंग का मतलब है ऑपरेशन यानी धंधा। तो धंधे से जो कुछ भी कमाई आपकी हो रही है, धंधे से रिलेटेड जो भी खर्चे आप कर रहे हैं, धंधे से रिलेटेड जो भी खर्चे कर रहे हैं, वो सारा का सारा कहां जाएगा, ऑपरेटिंग में। और कभी अगर फंस जाओ तो डेफिनेशन लिखते समय तो बहुत लोग लिख देते हैं डेफिनेशन कि भाई जो धंधे का रहेगा वो ऑपरेटिंग का है, लेकिन मेरे डेफिनेशन में थोड़ा अलग है, क्योंकि हम जिससे पढ़े थे वो भी ऐसे ही समझाए थे, तो हम तुमको समझा दे रहे हैं। ये ऐसा रट्टा मत लगा लेना कि जो धंधे का है वो सब खाली इसमें जाएगा, धंधे के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें आएंगी जो ना इन्वेस्टिंग का ना फाइनेंसिंग का, तुमको लगेगा धंधे का नहीं है, तो क्या करेंगे, उसको कहाँ रखेंगे। तो उसमें एक नियम बांध लीजिए कि धंधे से जो रिलेटेड है वो तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। धंधे से जो रिलेटेड है वो तो सारा आएगा ही आएगा।
सारा आता है। और जो इन्वेस्टिंग का नहीं है, फाइनेंसिंग का नहीं है, वो भी इसी में आएगा, यानी रिसीडुअल, बचा खुचा। भाई इन्वेस्टिंग वालों को सब दे दिया, फाइनेंसिंग वालों को दे दिया, जो बचा सब ऑपरेटिंग का है, क्योंकि तीन ही एक्टिविटी है आपके पास। तीसरा, इसको परिशेष न्याय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी में हम लोग पढ़ते थे ना, उसमें न्याय दर्शन में, तो कहते हैं पता लगाने के लिए एक परिशेष न्याय करते हैं। तीन बॉल है, सॉरी, तीन व्यक्ति हैं, अभी तीनों पीछे बैठा है, तीनों गांधी जी बंदर के स्टाइल में, देख रहे हो तीनों कैसे बैठा है एक तो पेट दबा के बैठा है, भूख लगा है। तो तीनों के पास में, किसी एक के पास में बॉल है, गेंद है, और हमने आदित्य की तलाशी ली तो आदित्य के पास नहीं निकला, और फिर संस्कार का तलाशी लिया, उसके पास भी नहीं निकला, तो ये निश्चित हो गया कि है किसके पास में, अभिषेक के पास ही है ना। तो इसको परिशेष न्याय बोलते हैं। इसका मतलब है कि कोई ट्रांजैक्शन अगर आपका इन्वेस्टिंग नहीं है और आपका फाइनेंसिंग भी नहीं है, तो बिना कुछ सोचे उसको कहाँ का मानेंगे हम लोग? ऑपरेटिंग का मानेंगे। ऑपरेशन तो आपका जो ऑपरेटिंग यानी धंधा जो है वो तो ठीक ही बात है ना। अब जैसे समझो, मेरी बात को समझो, लोन लेना, लोन देना, लोन लेना और लोन चुकाना और उस पे ब्याज, ये क्या मानते हो तुम लोग? छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, रद्दी सा एग्जांपल है, लेकिन समझो, थोड़ा सा हम बात को समझा रहे हैं। लोन का लेना देना ये क्या है? फाइनेंसिंग है, लेकिन जो बैंक है उसके लिए तो वो धंधा है, वो तो उसका ऑपरेशन में आ जाएगा। और मजे की बात है कि आपके बैंकिंग वाला आपके पढ़ना ही नहीं है आपको तो क्या पढ़ना है? आपको सारा ट्रेडिंग कंसर्न वाला यानी कि बिजनेस एंटिटी वाली पढ़नी है। तो ये चीज है कि धंधे से चीज बदल जाती है। अभी बताया ना, किसी का पीजी खोल के रखा है तो रेंटल इनकम उसके लिए तो ऑपरेटिंग हो जाएगा। तो इस तरह से समझ के चलेगा, अपना बेवकूफ जैसा बुद्धि मत लगाइएगा। तो ऑपरेशन यानी धंधे से जो कमाई धमाई है, भाई हमने माल खरीदा, माल बेचा, माल बनाया, उसके ऊपर भाड़ा दिया, ये सब तो तुम्हारा ऑपरेशन का खर्चा है ना। और ऑपरेशन का खर्चा है। और हमने क्या बताया कि इनके अलावा अगर मान लो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के अलावा भी अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है, तो रिसीडुअल आइटम भी क्या किसका होता है? ऑपरेशन का ही होता है, ऑपरेटिंग ही होता है। तो एक बार यहां आप इसमें देखिए, पेज नंबर, इसमें आइए पेज नंबर देखो क्या लिखा है, पेज नंबर 3 में, जहां पे लिखा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दिखा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज दिखा सबको? पढ़े आगे, पेज नंबर 3 में मिल गया? देखो क्या लिख रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइजेस. As such, they are include cash flow from those transaction and event which are either into the asset into net profit or loss enterprises, जो लाभ हानि पे असर डालते हैं। एग्जाम्पल, कैश फ्लो फ्रॉम अराइजिंग द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कुछ उदाहरण इन्होंने दिया है, और ये कहीं काम नहीं आएगा, खाली पढ़िए आप, ध्यान से सुनिए। कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग सर्विसेज, हमने किसी को माल या सेवा बेची है, उससे जो पैसे आ रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? हमारा ऑपरेटिंग है, धंधा है। कैश रिसीट फ्रॉम रॉयल्टी, फीस, कमीशन एंड अदर रेवेन्यूज, मान लो आप कोई प्रोफेशन वगैरह में है तो ऐसे। कैश रिसीट फ्रॉम डेटर और बिल रिसीवल, ये क्या हो जाएगा? धंधे के कारण है। बिल रिसीवल कैसे बनता है? हमने माल बेचा होगा तो बिल बनाया, तो ये ऑपरेशन का है। कैश पेमेंट फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उल्टा बता रहे हैं, बेचने के लिए, खरीदने के लिए। कैश पेमेंट फॉर क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल, हमने क्रेडिटर और बिल्स पेबल को पेमेंट किया है। कैश पेमेंट फॉर वेज, सैलरी, अदर पेमेंट्स एम्प्लॉइज टू द वर्थ, ये कैश पेमेंट टू द रिफंड्स ऑफ इनकम टैक्सेस, ये सारे जो चीज है, टैक्स वैक्स का जो चीज है, सब ऑपरेशन का मानेंगे, है ना। क्लियर है दिमाग में? तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को हम आपको समझाने के पहले, अब ऑपरेशन जो सिखाना चाह रहे हैं उसको आप अच्छे से समझो मेरी बात, और हम आपको इंटर लेवल का थोड़ा दिमाग में लेके चलेंगे। आप इसको अगर सीख जाएंगे तो आपको फिर इंटर में भी दिक्कत नहीं होगा। हम रहे तो हम पढ़ाएं, तो जो भी पढ़ाएगा वो अपना अच्छा पढ़ाएगा, आपको यहाँ से अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो वहां दिक्कत नहीं होगा। एक बात समझिए, हमें यहाँ क्या पढ़ना है? हमें यहाँ पढ़ना है कि कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो। लेकिन बिजनेस में तो धंधा जो होता है वो सारा उधारी नगद सब मिला के होता है। हम क्या करेंगे, और हम जो बना रहे हैं कैश फ्लो, ये कैश बेसिस पे बन रहा है, एक्यूरल बेसिस पे बन रहा है? कैश बेसिस पे, कैश का इनफ्लो आउटफ्लो देख रहे हैं, एक्यूरल बेसिस से तो मतलब ही नहीं है। और पीएल कैसे बनता है हमारा? एक्यूरल बेसिस पे बनता है ना। तो अगर हम ये सोच के देखें, बात को समझना, अगर हम ये सोच लें कि मेरा पूरा का पूरा बिजनेस कैश में हुआ है, उधारी हुई नहीं है, तो इसका मतलब जितना नेट प्रॉफिट दिखाएगा वो सारा का सारा मेरे हाथ में होना चाहिए, कैश, है ना।
उसको बोल सकते हैं। अच्छा, इसमें से जो नॉन कैश आइटम रहेगा उसको हम घटा दें। अगर हम मान लो हम ये समझ के चल रहे हैं कि मेरा पूरा का पूरा धंधा ही कैश में हुआ है, तो जितना कैश दिखेगा उतना मेरे हाथ पॉकेट में होना चाहिए, जितने का भाई प्रॉफिट दिखेगा उतना तो कैश दिखना चाहिए। अब अगर हम ठीक ठाक कर लेंगे तो सब हो जाएगा। तो अभी हम यही मान के चलेंगे कि सारा का सारा धंधा मेरा कैश में हुआ, और फिर उसमें से धीरे धीरे छन्नी लगा के छानते चले जाएंगे। जितने जितने उधारी वाले आइटम रहेंगे उसको निकाल देंगे, तो कैश का इनफ्लो आउटफ्लो मिल जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन आता है, ये आपको पहले पिछले साल थोड़ा क्लास 11 में आपको हम लेके चलते हैं, आप मेरे साथ साथ चलिए। थोड़ा सा याद होगा आपको 11 में, चलो भाई क्लास 11 में वापस, मुन्ना आ जाओ वापस। बोला हम तो 11 में ही हैं। ठीक है, इधर सुनो, हम पहले क्या बनाते थे आपको याद है, या फाइनल अकाउंट में हम लोग क्या बनाते थे भाई, हम लोग पढ़ा के आए हैं, ये ट्रेडिंग बनाते थे। ट्रेडिंग हमें जरूरत नहीं है इसलिए मैं छोटा सा बनाया है। अच्छा, इसके बाद हम क्या बनाते थे, पीएल अकाउंट। और पीएल अकाउंट में हम लोग यहाँ पे हम ग्रॉस प्रॉफिट रखते थे। ओके, यहाँ पे हम सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, माल का खर्चा वर्चा ये लिखते थे, और यहाँ पे डायरेक्ट इनकम यानी सेल वेल लिखते थे। ये तो आपको पता है। मेरा प्रश्न यहाँ कुछ अलग है, मेरे को थोड़ा सा याद नहीं है, भूल गए हैं, थोड़ा सा याद दिलाओ तो मौसम। पीएल में क्या क्या आइटम होता था बच्चा, बता दे रहा तो क्या क्या होता था, बताओ सबसे पहले, कुछ भी बताओ रैंडमली। हाँ, सैलरी, वेरी गुड। ये कह रहे हैं कि सर सैलरी होती थी, कुछ सैलरी हमने दी होगी। अच्छा, रेंट, उसके बाद बताओ भाई, और कुछ याद आ रहा है बताओ। डेप्रीशिएशन, वेरी वेरी गुड, डेप्रीशिएशन। और बताओ, और बताओ, और बताओ। क्या पीबीडीडी भी हम लोग यहीं पे देते थे, पीबीडीडी यहीं पे चार्ज करते थे। क्या हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन भी यहां देते थे, इंटरेस्ट ऑन लोन भी यहां देते थे भाई। यहां पे अगर कोई इंटरेस्ट, एक मिनट, कोई इंटरेस्ट रिसीव करते थे वो भी हम यहां लिखते थे, आते थे ना। कोई अगर हमने, और बताओ, डिविडेंड पाते थे हम यहाँ पे, तो डिविडेंड भी पाते थे, इंटरेस्ट रिसीव करते थे, डिविडेंड रिसीव करते थे, तो हम अपने जीपी में जोड़ते थे। और क्या बोल रहे हो, बोलो भाई तुम्हारा कुछ। कमीशन को छोड़ देते, कमीशन तो हो ही गया कि जैसा चीज है। मान लो कि अगर हमारा कोई लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट होता था तो हम यहां लिखते थे मेरा इतना माल बिक गया। कोई गेन होता था एसेट बेच करके, तो गेन ऑन सेल ऑफ एसेट यहां आता था, गेन ऑन एसेट्स यहां आता था कि नहीं बोलो। और ऐसा करके हमारा क्या निकलता था बच्चा, ये बता दोगे तो हम, चवन्नी नाम है आप लोगों को, नेट प्रॉफिट निकल जाता था। मेरा प्रश्न थोड़ा इससे आगे है, अब आप उत्तर देंगे, हम आपसे उत्तर निकलवाएंगे, ध्यान से सुनना। हम कुछ नहीं सिखाएंगे, आप उत्तर देंगे। ये बताओ, ये जो हम लोग कैश फ्लो बनाते हैं, पीएल बनाने के पहले बनाते हैं कि पीएल बनाने के बाद, फाइनल अकाउंट बनाने के पहले बनाएंगे, फाइनल अकाउंट बनाने के बाद, बोलो भाई। सिद्धिका, कैश फ्लो हम कब बनाते हैं, कैश फ्लो हम कब बनाएंगे, फाइनल अकाउंट बनाने के पहले या फाइनल अकाउंट बनाने के बाद। पहले, बाद में, दोनों मिला जुला उत्तर आ रहा है, बताओ मुझे। बोले जब मन करेगा तब बनाएंगे। हाँ, मौसम बोल रहे बहुत चालाक है, कुछ बोलेगी नहीं, शांति सुनते रहिए। मेरा वाला हो सकता है गलत हो जाए, हम ना बोले, बोला करो, थोड़ा एक्टिव हुआ करो, प्रोएक्टिव, अपनी बुद्धि से सोचो ना। हम रिपोर्ट कार्ड कब बनाते हैं, बच्चे के एग्जाम देने के बाद या एग्जाम देने के पहले, बस सिंपल सी बात है। इन सब चीज के बनने के बाद में यहां से डेटा चुरा के हम क्या बनाते हैं, कैश फ्लो बनाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, पीएल बनाने के बाद क्या करते थे, 12 में आ गए थे, और 12 में पहला चैप्टर जब हम आए तो क्या बनाते थे हम लोग, पीएल एप्रोप्रिएशन, है ना। पीएल एप्रोप्रिएशन में हम क्या करते थे, यहां पे हमारा क्या आता था, एनपी आता था। और यहां से आप क्या क्या करते थे, पीएल एप्रो में आप जनरल रिजर्व बनाते थे, इसी में से आप प्रॉफिट बांटते थे, और यहाँ पे पार्टनरशिप है तो यहाँ आप डिविडेंड बांटेंगे, है ना। पार्टनरों को प्रॉफिट बांट देते थे ना, अरे भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये सब देते थे ना। तो ये रिजर्व बनाते थे, टैक्स के लिए यहाँ से पैसा, टैक्स के लिए प्रोविजन बनाते। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता था कि हमारा जो प्रॉफिट आया उसको अलग 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 जगह पे हम लोग रख देते थे। बात समझ में आ रहा है बात। हाँ, तो प्रोविजन के लिए पैसा रख दिया हमने, यानी ये सिंपल सी बात है। आप अगर पकड़ पाए मेरी बात को 11 12 के फर्स्ट चैप्टर से, तो यहाँ एक बार में बात को समझ जाएंगे। पीएल एप्रो में हम वो चीज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो पार्टनरों को देते हैं, है ना। यानी यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि शेयर होल्डरों को जो देते हैं, इसमें इंटरेस्ट नहीं देते, ब्याज का पैसा इसमें नहीं देते।
ब्याज हम यहाँ चार्ज करते हैं क्या? लोन लेके रखा है, ब्याज हम यहाँ देते थे क्या? ब्याज हमने बार बार बोला है कि बाहर ही ठीक करो, यहाँ पे नहीं होता है। ब्याज का जो पैसा होता है वो क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, वो हमारा प्रॉफिट हो या लॉस हो हमें देना ही पड़ता है, यही चार्ज कर देते हैं। यहाँ पे नहीं देते। यहाँ अगर पार्टनर भी लोन दे रखा है तो भी हम यहीं पे, यहाँ पे नहीं देते थे, हम बाहर ही दे देते। भाई ये कंपलसरी चीज है, आपको देनी ही पड़ेगी, चाहे फर्म प्रॉफिट करे या चाहे लॉस करे। इवन हमने डीड में ये भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर कुछ भी नहीं बोला है तो 6% के रेट से हमें ब्याज देना ही पड़ेगा, यानी कंपलसरी है, इसमें हम ना नहीं कर सकते। एक मिनट के लिए पानी देना जरा। तो यहाँ पे पीएल एप्रो में हम जनरल रिजर्व बना रहे हैं, कोई प्रोविजन बनाने की बात हुई तो बच गया। और प्रॉफिट जो हमारा जो आता है, जो भी प्रॉफिट आता है उसमें फिर हम क्या करते हैं, टैक्स जमा कर देते हैं, है ना। और टैक्स के बाद में भाई टैक्स जमा हो गया, टैक्स के बाद में हम बांट लेते हैं, यही तो होता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, चलो हम यहां पे देख रहे हैं, यहां पे मान लो हमने कुछ टैक्स भर रखा है, तो पीबीटी है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, टैक्स देने के, या चलो ये हमने टैक्स भर दिया है, तो ये हम मान के चलते हैं कुछ देर के लिए पीएटी आया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मेरे पास यहां से ऐसे करें, थोड़ा तुम इजी कर दें, ऐसे समझो, तुमको टैक्स की बात अभी हटा दो कुछ देर के लिए, है ना। ऐसे समझो कि यहां हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ जाता था और हम बांट देते थे। अब यहां से अगर हमें यहां जाना है तो हम कैसे करेंगे, हम बैक जाना चाहते हैं पूरा, क्योंकि प्रॉफिट निकालना है, मेरे हाथ में कितना पैसा आया होगा। अगर हम यहां खड़े हैं तो हमने जनरल रिजर्व का पैसा बनाया होगा, हमने टैक्स के लिए पैसा निकाला होगा, और हमने किसी बात के लिए पैसा निकाला होगा, तो ये सब चीजें जुड़ेंगी, और यहां पे कुछ अगर ऐसा कटा पिटा होगा तो वो माइनस होगा और यहां पहुंच जाएंगे। फिर से एक बात को समझिए, मेरी बात को। अभी एक पिक्चर आया था, तो हमको ऑफर दिया गया था इनके दोनों तरफ से, क्या नाम है, अभिषेक और आदित्य, बोला सर बहुत अच्छा पिक्चर आया है, वाइफ 2, अरे सॉरी स्त्री 2 है, तो आप चलेंगे देखने के लिए। हमको टाइटल कुछ अच्छा नहीं लगा। एक लोग बोल रहे हैं कि सर कॉमेडी मूवी है, और एक लोग कह रहे हैं नहीं सर हॉरर मूवी है। तो हमको बात ही नहीं था, दोनों उल्टा एक दूसरे का कॉम्बिनेशन कैसे है, हमने मना किया। लेकिन इन लोगों ने गए। अब तुम लोग ध्यान से मेरी बात को समझना अच्छी तरीके से, हम जो समझाना चाह रहे हैं, हम एक मूवी देखना चाहते हैं, ठीक है ना, और मूवी में जाने के लिए मेरे पास कितने चीज के कितने कितने खर्चे आएंगे, थोड़ा बता सकते हैं आप? बताओ फटाफट से, क्या क्या खर्चा हो सकता है। एक तो सबसे पहले, हाँ बोलो, टिकट के लिए कितना रुपया, टिकट के लिए बताओ, टिकट में आप कितना रुपया खर्च करेंगे? अकेले जा रहे हैं, जो भी कोई भी एक रैंडम फिगर बताओ ना। 400 रुपए का टिकट होता है, 2 लोग जाएंगे तो 400 का हो ही जाएगा। कितना लिख लें, 400? चलो भाई, हमें कौन सा पिक्चर देखना है, एक लिखना है खाली समझाने के लिए। और क्या लग जाएगा बताओ? और भाड़ा, ये कह रहे हैं कि भाड़ा एक फेयर लगा लेंगे, कितने रुपए का? टैक्सी से जाओगे मेट्रो से जाओगे, 100 रुपए का हमने भाड़ा लगा लिया, 2 जन जाएंगे आराम से, भाड़ा 100 में चले जाएंगे। और से दिखा क्या खर्चा आ सकता है? नाश्ता, भाई नाश्ता पानी खरीदेंगे, कितने का नाश्ता पानी खरीदेंगे, कितने का? 1600 का। हाँ बोलो, जो भी तुम्हारा खर्चा है यार, मैंने कौन सा पैसा लगाना है, बड़ो फटाफट से। 500 रुपए का नाश्ता कर लिए, ठीक है ना। और मान लो इन हैंड हमने सारा खर्चा करने के बाद में इन हैंड मेरे पास 200 रुपया बचा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि पिक्चर देखने के पहले आपका बजट कितना था, आपके हाथ में था कितना? तो आराम से बता सकते हैं, 5 4 9 तो 11 1 1200 रुपया था। तो यही बात हम कह रहे हैं कि आपके पास इतना था और आपने इस पैसे को एप्रोप्रिएट कर दिया, कहां कहां कितना कितना खर्च करना है कर दिया। दिस इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई साहब आपके पीएल अकाउंट में इतना बैलेंस है, ठीक है, आपने डिविडेंड इतना रुपया बांटा है, ठीक है, इतना रुपया आपने जनरल रिजर्व में रखा है, ठीक है, और इतना रुपया आपने टैक्स के लिए प्रोविजन निकाला है, ठीक है, तो आप बताइए कितना रुपया हमारे पास था? क्या हम इन तीनों को जोड़ के बता नहीं पाएंगे, है ना? इन तीनों को जोड़ के हम बता नहीं पाएंगे कि भाई इतना रुपया हमारा था। तो पहला चीज अभी जो हमने समझाया है कि अगर मेरे पास में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था, ये हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो एक चीज अभी आपको पूरी की पूरी बात हमने समझाई है, अगर आपको समझ में आया है
तो हाँ करिए, नहीं समझाए तो कोई दूसरा तरीका निकाला जाएगा। अभी ये सब नहीं देखना, इधर मत देखो, इधर इधर दीवार है। अभी इस बात को समझो, हम कहाँ खड़े थे और कहाँ से कहाँ पहुंचाए हैं। तो यहाँ तो सब कैश ही, मान लो हम सब कुछ कैश मान के चल रहे, तो सब कैश है, तो इतना रुपया मेरे हाथ में था ना एप्रोप्रिएशन करने के पहले कैश फ्लो में। ऑपरेशन से इतना रुपया कमाए होंगे तभी तो इतना मिला है, इसका एप्रोप्रिएशन कर दिया है। बात पकड़ में आई है कि फिर से समझाएं? एप्रोप्रिएशन करने के बाद आपको कह रहे हैं कि आपके पीएल अकाउंट में इतना बैलेंस बचा है, और आपको बता दिया गया कि आपने यहां 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 एप्रोप्रिएशन किया है। तो ये भी एप्रोप्रिएशन ही है। आपने बताया ना कि टिकट के लिए 400 रुपया लेंगे, भाड़ा लगेगा 100 का, नाश्ता करेंगे, पता नहीं क्या खाएगा, पॉपकॉर्न खाए, क्या कौन सी चीज है, 500 का पॉपकॉर्न, भुट्टा 10 रुपया घूस देना 500 रुपया का पॉपकॉर्न, ठीक है जो भी है, और लौटने समय 200 रुपया हाथ में बचा है। तो पीएल अकाउंट में बचा, यानी ये बैलेंस है आपके हाथ में, ये आपने डिविडेंड बांटा है, ये आपने जनरल रिजर्व में रखा है, और ये आपने प्रोविजन बनाया है टैक्स के लिए, या कोई और प्रोविजन बनाए होंगे तो रखे होंगे, शॉर्ट टर्म प्रोविजन वगैरह बनाए होंगे। तो ये सारी चीजें जो होती हैं इन्हीं का तो जोड़ है, ये सब इन्हीं का तो जोड़ है। तो यहाँ पे सिंपल से अगर हमसे पूछा जाए कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था, टैक्स देने के पहले हमारा प्रॉफिट कितना था, तो हम कह रहे हैं कि इतना था, ठीक है ना। आपके लेवल में कहानी यहीं से शुरू हो जाएगी, लेकिन ओरिजिनल जो AS3 है उसमें कहता है कि आप PAT निकालो, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालो। आपके लेवल में PBT है। अगर कोई चार्टेड अकाउंटेंट बन गया होगा, है ना, चार्टेड अकाउंटेंट बन भी गया होगा, उनसे भी जाके पूछोगे कि हमारा कैश फ्लो कैसे शुरू होता है, तो बोलेंगे PBT से, है ना। कैश फ्लो शुरू कहां से होगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। लेकिन आप अपना वो उठा के देखना, क्या नाम है, AS में लिखता है PAT से शुरू किया जाता है। तो खैर इस पे झगड़ा नहीं है हमारा, स्कूल जैसे कहे वैसे कर लेना। तुम्हारे लेवल में अभी तुम जूनियर बच्चे हो, मीठा मीठा लॉलीपॉप दिया जा रहा है, तो उतना ज्यादा ज्ञान लगाने की जरूरत नहीं। हम तुमको बता दिए कि यहाँ पे टैक्स का पैसा अलग है, टैक्स अलग होता है, टैक्स का पैसा हम अलग मान के चलते हैं। टैक्स पीएल एप्रो में हम नहीं निकालेंगे, अब बात करेंगे उस पर। तुम्हारे लेवल में PBT ही यहीं से कहानी शुरू हो जाएगा। तो इतनी बात समझ में आई है PBT कैसे निकालते हैं। तो एक चीज हमने निकाला, अभी मिटा दें इसको, फोटो लेना है इसका, इसको लिखना है, फोटो लेना है, कुछ नहीं लिखने की जरूरत है, हम सब बताएंगे। आपको कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। हम तो, मेरे चिंता है कि बच्चे कैसे समझेंगे, ये तो मेरा जिम्मेदारी है ना। हम आपको अभी जो दिमाग में जो चीज डालना चाहे वो घुस गया कि नहीं, पहले बताओ। यहाँ सर अब समझ गए कि अगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारा ऐसे ऐसे नाच के हम यहाँ पहुंचे थे, अब यहाँ से बैक टू बैक हमको वहां जाना है ताकि कैश निकल जाए। तो यहाँ पे अगर मेरे पास में PL में इतना रुपया पड़ा हुआ है, तो इन सब चीजों को हमने पैसा निकाला, इन सबको खर्चा किया था, इनको वापस जोड़ लिया, तो हम यहाँ पहुंच गए। और यहाँ कुछ होता तो हम घटा देंगे, हम बताएंगे यहाँ कुछ घटने लायक रहेगा तो जोड़ने लायक वो रहेगा, तो हम अभी अकाउंट जब बनाएंगे तो हम बनेंगे। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हमारा ये बात कंप्लीट, मिटा रहे हैं इसको। अभी हम सब बताएंगे, एकदम टेंशन मत लेना। बार बार बोले इसको समझाने में हमको 1 घंटा लगेगा। अब यहाँ पे समझो। तो एक चीज हमने निकाला है, इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। क्या क्या निकालना सीख गए हम? एक पहली बात सीख गए कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अभी कोई लिखना नहीं, इसको आपको सब शीट में मिलेगा। और इसके लिए हमने क्या बनाया है, एक नोट बनाया है ना, कैसे कैसे जोड़ जाड़ के इंफॉर्मेशन से बना लेंगे। अच्छा हम यहां पहुंच गए हैं, बताओ यहां पहुंच गए हैं ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें देखना है कि हमने जब PL बनाया है, इस बात को ध्यान से समझा, बस यही क्रक्स है और कुछ नहीं है सवाल में। अगर ये समझ गए तो बस पूरा खत्म। अच्छा एक बात बताओ, जो हमने सैलरी भरी है, हमने जो सैलरी स्टाफ को दिया है, ये कैश आइटम है कि नॉन कैश आइटम है? हमने कैश में दिया हो कि उधारी किया होगा? कुछ बाकी भी तो कर सकते हैं, कुछ बाकी भी तो रह सकता है, उसको अभी भूल जाओ, उसको अभी कुछ देर के लिए हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। सैलरी क्या है आपका? कैश आइटम है, पक्का? तो सैलरी कैश आइटम है ना। अब धंधे से रिलेटेड है कि इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग से रिलेटेड है? धंधे से। पास। इस व्यक्ति को, मतलब अगर ये खर्चा लिखा गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना हमारे पास से गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये पास है। यानी ये कैश आइटम भी है और ऑपरेटिंग आइटम भी है, हमने शॉर्टकट भी लिखा है। ओके। रेंट बताओ, रेंट मेरा कैश में गया होगा और ये धंधे का होगा, तो इसका मतलब ये भी कैश और ये भी ऑपरेटिंग है, ये भी पास। ये बताओ डेप्रीशिएशन, क्या डेप्रीशिएशन आप कैश में दिए हैं या ये धंधे का से रिलेटेड चीज है? चलो धंधे का मान भी लेते हैं हम कुछ देर के लिए,
भाई बिजनेस में, जो बिजनेस में मशीन वशीन चलाए हैं वो धंधे का है, लेकिन क्या ये डेप्रिसिएशन कैश में गया होगा? कैश में गया होगा मेरे पास से? द आंसर इज नो। ये आपका नॉन कैश आइटम है और ये आपने माइनस किया है, लेकिन इतना रुपया आपके पॉकेट से गया नहीं है। बात समझ पा रहे हो? यहां पे हम ये अभी क्या कर रहे हैं, ये आपको दे दिया गया है, इसी में कूड़ा करकट सब है, इसी में से छानना है। तो आप समझिए कि अगर ये नॉन कैश आइटम है और हम अपने जीपी में से इतना घटा रखे हैं, लेकिन एक्चुअली में इतना रुपया मेरे कैश से गया नहीं है, लेकिन हमने यहां घटाया है, तो इसका मतलब ये जो आया होगा ये भी गड़बड़ आया है, इसमें ये पैसा होगा। बात समझ पा रहे हो? तो नॉन कैश आइटम जो है अगर हमने यहां घटा रखा है तो उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? ऐड करके ठीक कर ले। भाई इतना पैसा हमारे पॉकेट में है, आप यहां पे दिखा रहे हैं सर 5,000 आपके पॉकेट में है और मेरे पॉकेट में दिख रहा है 6,000। 1,000 कहां से बढ़ रहा है? 1,000 ऐसे बढ़ रहा है कि आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, लेकिन वो पैसा मेरे पॉकेट से नहीं गया, इसलिए कैश में 6,000 रुपया है। बात समझ पाए हैं? तो इसमें हम छांट रहे हैं, क्या छांट रहे हैं कि कौन सा कैश का आइटम नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये एक तो कैश का एक आइटम ऐसे मिला जो जिसके लिए हमारे कैश बॉक्स से कैश नहीं गया था, तो ये आदमी फेल हो गया, यानी ये एड बैक होगा। अब ध्यान से समझते चलना, ये हमने खर्चा दिखाया था इसलिए क्या किया, इसको ऐड किया। आगे चलो, पीवीडीडी। अब ये बताइए, आपने प्रोविजन बनाया है, आपने प्रोविजन बनाया, क्या इसके लिए आपके पास से पॉकेट से पैसा गया है? आप क्या करते हैं, प्रॉफिट का मार्जिन खाली निकाल के रख देते, कैश आपके पॉकेट में पड़ा है, तो ये भी क्या हो गया, नॉन कैश आइटम हो गया, नॉन कैश आइटम हो गया। समझ में आया? तो यानी इस पे भी एडजस्टमेंट करना होगा, ये भी ऐड करना होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, बताओ भाई, इंटरेस्ट ऑन लोन जूम कर लो, आराम से देख लो अगर दिक्कत हो रही है तो। इंटरेस्ट ऑन लोन, पहले बताओ, इंटरेस्ट ऑन लोन धंधे का खर्चा है या कहीं और का? हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन व्यवसाय से रिलेटेड खर्चे हैं या कहीं और के खर्चे हैं? बोलो मौसम, बताओ। अच्छा, बिजनेस रिलेटेड खर्चा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है या नहीं है? भाई ये फाइनेंसिंग खर्चा है, और है तो कैश, ये बात तो सही है, घटा है, कैश है, लेकिन इसको हमने यहां क्यों धंधे में जोड़ रखा है? तो यहां पे क्या करेंगे, यहां पे जोड़ लेंगे और जहां का होगा वहां घटाइए। फाइनेंसिंग में हम घटा के रखे हैं कि नहीं घटा के रखे हैं? जब हम इंटरेस्ट दिए थे तो कहां घटाए थे? फाइनेंसिंग में घटाए थे, याद आ रहा है? अभी हम फाइनेंसिंग पढ़ा के आए, वहां पे हम ब्याज देते हैं तो माइनस कैश माइनस कर चुके होते हैं, और यहां पे भी माइनस किया हुआ है, तो भाई ये यहां का है ही नहीं, ये धंधे का खर्चा नहीं है, ये कहां का खर्चा है? फाइनेंसिंग का, इसलिए इसको जोड़ लेंगे। तो ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। क्यों इसको जोड़ रहे हैं? क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। हम यहां दो ही चीज का पता लगा रहे हैं। क्या चीज पता लगा रहे हैं? नॉन कैश आइटम और नॉन ऑपरेटिंग आइटम। कौन कौन सा आइटम है झूठ मूठ का मेरे यहां से माइनस हो गया है और उसके लिए कैश नहीं गया है, वो पता लगा रहे हैं, और कौन कौन सा आइटम है जो नॉन ऑपरेटिंग है, यहां पे चार्ज कर दिए हैं। तो भैया आपने कहा कि इंटरेस्ट, ये भी फेल हो गया। यहां पे लॉस किए हैं सेल पे, हमने एक अपनी फर्नीचर बेची है, उस पे लॉस हुआ, ये धंधे का लॉस है मेरा, यहां क्यों चार्ज किया हुआ है? तो पीएल जब बनाते हैं तो हम अलग अलग धंधा का, फाइनेंस का, इन्वेस्ट का सोच के नहीं बनाते, हम पूरे बिजनेस का एक साथ बनाते हैं, लेकिन कैश फ्लो में हमें बंटवारा करना है। बात पकड़ में आ रही है? तो यहां पे क्या होगा, ये भी ऐड होगा, और ये कहां जाएगा? इन्वेस्टिंग में, इन्वेस्टिंग में जाएगा, यानी मशीन के अकाउंट में चार्ज करो। आप यहां क्यों चार्ज कर रहे हो? तो ये सब आइटम यहां पे क्या खोजने की कोशिश की हम लोग? नॉन कैश आइटम, और क्या चीज खोजा? नॉन ऑपरेशन, यानी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो इतने आइटम जो मिलेंगे उनको हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहां पे अगर डेबिट साइड में अगर कोई भी, ध्यान से सुनना, दिमाग में जब बनाना तो ये दिमाग में रखना कि डेबिट साइड का आइटम है यानी खर्चे हैं, अगर ये नॉन कैश है या नॉन ऑपरेटिंग है तो ये जुड़ जाएंगे इसके साथ। हम यहां ठीक हो गए। अब यहां आ जाओ, इंटरेस्ट रिसीव, ये बताओ ये क्या धंधे का है? तुम्हारा धंधा है इंटरेस्ट रिसीव करना, कहां का है ये? इन्वेस्टिंग का, और आपने कहां जोड़ रखा है इसको? धंधे में। तो यहां से घटाओ और जहां होगा वहां जाके जोड़ो अपना। तो इन्वेस्टिंग में इसको जोड़ लेना। अभी आपको दिखाया ना, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंटल इनकम। अब यहीं पे मान लो एक रेंट का इनकम होता, पीएल थोड़ी ना जानता है इस बात को, पीएल तो पूरा एक जगह लिखता है, आपको अलग अलग करके। डिविडेंड ये कहां का है? डिविडेंड ये भी इन्वेस्टिंग का है, तो ये कहां का है? इन्वेस्टिंग का। ये कहां का है? इन्वेस्टिंग का। गेन ऑन एसेट्स ये कहां का है?
ये भी इन्वेस्टिंग का, दो बार थोड़ी ना लिखेंगे, एक बार वहां भी लिखेंगे एक बार यहाँ भी लिखेंगे, कैश फ्लो मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, एक हमने मजेदार छन्नी ले ली है और उससे छाने जा रहे हैं कि साफ हो जा भाई, खाली धंधे का चीज निकल के आ जा। और हम निकाल क्या रहे हैं, इसमें से जितना भी नॉन कैश आइटम है उसको झाड़ के निकाल दिया, कंकड़ पत्थर निकल गए। नॉन ऑपरेटिंग आइटम उनको भी झाड़ के निकाल दिया, जहां जहां के वहां लिखेंगे, यहां नहीं लिख सकते। और यहाँ पे भी इनकम में भी ये देखे कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो है यहाँ पे घटा दो, क्योंकि ये इसमें जोड़ लिया आपने और जोड़ के यहाँ निकला है। पीएल जिनको आता होगा यही बात समझ पाएंगे, बाकी जिनको फाइनल अकाउंट नहीं आता वो अपना जाकर के कहीं भगवान के सामने माथा पटक दे, बड़े हनुमान मंदिर जा करके अष्टमी माँ पूरा मंजुलिका से मिल के आए। हमारा दिमाग नहीं खराब करेंगे, हमको फाइनल अकाउंट नहीं आता है, क्योंकि फाइनल अकाउंट में बहुत गहरी बात कर रहे हैं अभी हम। और अगर जिनको 11 का फाइनल अकाउंट नहीं आता है उनके ये पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, हम पहले बता दे रहे हैं। इसलिए बहुत गौर से समझ के, जो इनको फाइनल अकाउंट आता है उन्हीं के पल्ले पड़ेगा, नहीं तो फिर एक उपाय है खाली रट्टा रट ले, क्या क्या चीज घटता है क्या क्या जुड़ता है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे तो ये कहाँ का इनकम है बच्चा, ये इन्वेस्टिंग का है। यहाँ पे हम एनपी जीपी में जोड़ रखे थे और जीपी में जोड़ने के बाद में ये सारा गड़बड़ा गया था। अब इसको यहाँ से घटा दिया, तो यहाँ पे अब जो जीपी निकलेगा वो खाली ऑपरेशन का जीपी निकल के आ जाएगा। बोलो हाँ, समझ में आया। अब ये जो जीपी निकल के आया, अभी क्या निकल गया, ऑपरेशन माने हमारे धंधे से कितना आया है ये बात पता चल गई, बात समझ में आ गया। तो यहां पे दूसरा बात हमने सीखा कि क्या करना सीखा, एडजस्टमेंट करना सीखा। कोई लिखेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा, हम सब बताएंगे। एडजस्टमेंट्स फॉर क्या करना पड़ता है हमको, जो हमने पीबीटी निकाला, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला, उसमें से पहले तो ये जो निकाला ये तो अभी कच्चा दूध था, अब उसको छान के उसमें से मलाई घी सब निकाले जा रहे हैं। तो एडजस्टमेंट फॉर क्या निकाला, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। भाई दिखा लेना, हम थोड़ा कोना चले गए हैं, ठीक है ना, इसको आप दिखा लेना। तो दूसरा स्टेप मेरा ये होगा, पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये। तो इसमें आप अपनी बुद्धि से बताइए क्या क्या ऐड करेंगे। अब बताइए आराम से, यहां देख रहे हैं वहां आराम से बताइए, और हम भी अपना जो लिख के लाए हैं हम भी चीटिंग करके लिखेंगे। आप तो रट्टा लगाएंगे, हम तो चीटिंग करेंगे। बताइए सबसे पहले क्या बोला आपने, सबसे पहले आपने कहा कि डेप्रीशिएशन। तो यहाँ पे पहला आइटम हमने डेप्रीशिएशन ही लिखा है। कोई लिखना नहीं, बताएंगे सारा, अभी समझो खाली, अभी हमारा कई स्टेप बाकी है, उस सभी स्टेप को पहले सीखते हैं। डेप्रीशिएशन के बाद में कोई भी शेयर इशू करते हैं, उस पे लॉस देते हैं, वो सब कहाँ का लॉस है, फाइनेंस का लॉस है। डिवेंचर इशू किया, उस पे लॉस दिया, वो कहाँ का लॉस है, फाइनेंस का। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर। अगर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, शेयर और डिवेंचर में जब आप इशू करते हैं, पिछले चैप्टर में पढ़ के आए ना, उसको राइट ऑफ करते हैं, कहाँ, पीएल में राइट ऑफ करते हैं, लेकिन वो फाइनेंसिंग का आइटम है, इसलिए यहाँ पे एड बैक कर रहे हैं। तीसरा बात ये कह रहे हैं कि गुडविल वुडविल को जो आप राइट ऑफ कर रहे हैं, गुडविल का वैल्यू, पेटेंट का वैल्यू, ये जो आप एमोर्टाइजेशन करते हैं, एमोर्टाइजेशन जैसे डेप्रीशिएशन वैसे एमोर्टाइजेशन एक ही बात है। तो ये कहाँ का आइटम है, ये धंधे का थोड़ी ना है, तो इसको ऐड करना पड़ेगा। और चौथा नंबर आइटम यहाँ पे लिख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अगर आपने ब्याज रख दिया है तो ये तो कैश आइटम है, फिर क्यों जोड़ रहे हैं इसको, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये तो कैश का आइटम है, फिर क्यों जोड़ रहे हैं बताओ। बोलो क्यों जोड़ रहे हैं, इन्वेस्टिंग है। इंटरेस्ट ऑन लोन पे आप ब्याज दे रहे हैं, ये इन्वेस्टिंग है। हमने जो इंटरेस्ट दे रखा है बच्चा, यहां पे जो ब्याज दे रखा है, दिखाओ जरा, ये इन्वेस्टिंग का खर्चा है। कौन बोला, ये किसका खर्चा है, फिर से बोलो, आपने लोन पे ब्याज भरा है, तो ये इन्वेस्टिंग का खर्चा कहता है। इन्वेस्टमेंट के वहां तो अर्निंग की बात होती है, वहां पे पेमेंट करने की बात तो होती नहीं है। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये क्या है हमारे लिए, फाइनेंस का खर्चा है। यहां जोड़ रखा है धंधे में, इसलिए यहाँ पे जोड़ लेंगे और जहां का है वहां पे घटा देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन। और क्या आइटम बता रहे हैं, लॉस बताया था ना, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। अगर कोई भी एसेट हमने बेचा है, लॉस हुआ, तो ये तो लॉस हमारा नॉन कैश भी आइटम है और नॉन ऑपरेटिंग आइटम भी है। ना तो हमारे पॉकेट से जाता है कैश, और ये धंधे का नहीं है, कहाँ का है, इन्वेस्टिंग का है, तो वहां जाके दिखाना, यहां मत दिखाना। अब लेस क्या क्या होगा बताओ,
आप बताओ लेस क्या क्या होता है बच्चे? लेस में इन्होंने क्या क्या लिख रखा है? इन्होंने लिखा है इंटरेस्ट का इनकम, हमने भी लिख रखा है। अगर कोई इंटरेस्ट का इनकम हुआ, हालांकि ये तो कैश में हुआ, लेकिन क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि ये इन्वेस्टिंग का है, ये इन्वेस्टिंग का है, इसलिए यहां से घटा रहे हैं, जहां का है वहां जोड़ देंगे। दूसरा क्या बताया? रेंटल इनकम। अगर किसी रेंट आपका आ रहा है, वही शॉर्ट लेक वाला फ्लैट से, सॉरी कहाँ फ्लैट बोलते, सॉरी हम भूल ही जाते, मेरा ही फ्लैट हम भूल जाते। रेंटल इनकम आ रहा है, एक्चुअली है ही नहीं, तो झूठ, सच को छुपाना नहीं पड़ता है, झूठ को बहुत छुपाना पड़ता है। तो आप लोगों को पता चली गया ऐसा कुछ फ्लैट व्लैट है नहीं। हम और विजय सर हमेशा बड़ा बड़ा एग्जाम्पल देते हैं, उनसे पढ़ती है मैथ में ना, तो बड़ा बड़ा एग्जाम्पल देते हैं, लास्ट में वो बोल देते हैं, डिस्क्लेमर दे देते हैं ये सब झूठ है, लेकिन हम बोलते नहीं है, मेरा छुपा रहता है। यहाँ पे सारी बातें काल्पनिक हैं, लेकिन यहाँ काल्पनिक नहीं है, सब हम लोग सीख रहे हैं। तो रेंटल इनकम ये कहाँ का है? ये भी इन्वेस्टिंग का है, इसलिए यहाँ पे घटा देंगे, जहां का है वहां जोड़ेंगे। इसके बाद इन्होंने कुछ लिखा है प्रॉफिट, जैसे यहाँ लॉस हुआ तो यहाँ प्रॉफिट हो जाता है, या गेन बोलते हो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। बात समझ में आ गया? हाँ। अब ये एक बात बताइए, यहां पे जो निकल के आ गया, इतना ठीक कर लिया, तो इसको बोलते हैं कि नेट प्रॉफिट मेरा निकला, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकला। कब का नेट प्रॉफिट निकाला? बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? करंट एसेट, करंट लायबिलिटी। हमने सब तरफ नजर फेर लिया है, नेट प्रॉफिट मतलब सारा नॉमिनल अकाउंट ठीक कर लिया। कह रहा है वर्किंग कैपिटल चेंज करने के पहले आपकी इतनी प्रॉफिट आ गई, मतलब अगला टारगेट क्या है हमारा? वर्किंग कैपिटल में अगर कोई दिक्कत है तो उसको ठीक करो, उसको भी छानना है। अभी तक क्या सीखे हम लोग? सबसे पहले हमने निकाला प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स कितना रुपया दिया गया है उसको तो आपको सोचना ही नहीं है, क्योंकि टैक्स अभी कुछ आएंगे सवाल पे तो बताएंगे। हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला कि टैक्स देने से पहले आपका क्या कंडीशन था, कितने पैसे आपने निकाल रखे, क्या था, उसमें से छन्नी लगाया, साफ किया, थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, चलनी, और अंग्रेज लोग क्या बोलते हैं, शीव, है ना, क्या बोलते हैं, लड़कियां आजकल के ससुराल गई तो बोलती है मम्मी जी शीव कहाँ रखा हुआ है। अब मम्मी परेशानी नहीं पड़े पता क्या होता है, तो बोली आटा कैसे छानेंगे, तो बोला चलनी चाहिए, तो बोले हाँ उसको शीव कहते हैं ना। चल और सब हिंदी पढ़ो तो बड़ा बेइज्जती। पढ़ा कहानी जो बोले थे कल, नहीं पढ़ा? पढ़ी थे? दुर्गा पूजा घूमने जाना था, पढ़ेंगे कौन? 15 मिनट कहानी नहीं पढ़ा गया। एक तो बोले थे पढ़ना, लड़कियों को बोला था जरूर पढ़ने के लिए, मिस पद्मा पढ़ना चाहिए। मौसम पढ़ना, तुम पढ़ के हमको बताओगी कैसा कहानी है। क्यों हम जोर दे रहे हैं पढ़ने पे? कुछ तो कारण होगा ना, इतना जोर तो नहीं देते जनरली, लेकिन जोर दे रहे हैं तो इसका मतलब आप पढ़ना उसको, जरूरी चीज है। तो यहां पे हम पहुंच गए कि वर्किंग कैपिटल चेंज होने के पहले हमारा क्या कंडीशन आ गया। ठीक है, मिटा दें इसको। इतना दूर तक समझ गए कि सब कुछ हो गया है, केवल वर्किंग कैपिटल का चेंजेस हमारे पास बाकी है। आओ जी फिर से लौट आओ 12 में। मेरे को ये बताओ, मेरे को ये बताओ, अपने पास वर्किंग कैपिटल हम किसको मानते हैं? करंट एसेट्स, ठीक है, और क्या मानते हैं? करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज को हम वर्किंग कैपिटल मानते हैं। भैया आप यही सीखे हो, हमको तो भाई चुपचाप बच्चे बैठ जाते हैं, हमको डर लगता है। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, यही तो कैपिटल समझता है। वर्किंग कैपिटल कब लगता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अभी रेशियो चैप्टर में आप पढ़ेंगे, स्कूल वाले आपको पढ़ा चुके हैं। तो स्कूल में क्या खैनी ठोकता है पीछे बैठ के, कुछ नहीं समझ में आता है। बैठा रहता क्या? यहाँ कुछ तो बोलो कि हाँ सर वर्किंग कैपिटल का मतलब समझ में आता है। तो वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब है? वर्किंग कैपिटल का सीधा सीधा मतलब है कि अब हमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की बात देखनी है। तो करंट एसेट में क्या क्या आता है? इसका पहला एग्जांपल हम लेते हैं डेटर। डेटर का, डेटर का साल के शुरुआत में 40,000 बैलेंस था, और डेटर की क्लोजिंग में 50,000 का बैलेंस दिखा रहा है साल के लास्ट में। साल के शुरुआत में 40,000 बैलेंस थी, साल के लास्ट में 50,000 बैलेंस था। बताओ बैलेंस बढ़ा या घटा? बढ़ा। इसका मतलब सीधा मतलब है कि मेरा पैसा डेटरों के पास फंस गया। समझ में आ गया? समझ में आया? एक बिल रिसीवल समझो, एक और एसेट है बिल रिसीवल। शुरुआत में 70,000 था,
और अभी यहाँ पे 60,000 रुपया बचा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, 10,000 कम हुआ, इसका मतलब कैश आया होगा। तो एसेट्स, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्या क्या ध्यान रखना है, अब ध्यान से समझो। ऐसे ही समझना कि मेरा पैसा क्या होगा, अगर एसेट्स अभी बताया कि बढ़ता है आपका रिजल्ट फिगर में, तो इसको क्या करेंगे, लेस घटा देंगे, क्योंकि बढ़ा है एसेट मतलब मेरा पैसा गया वहां पे। और अगर एसेट कम हुआ है, इसका मतलब कैश में मेरा क्या हुआ होगा, बढ़ा होगा। अगर मेरे पास एसेट कम हुआ है तो इसका मतलब वो कैश देके गया होगा। लाइबिलिटी में अगर बढ़ा है तो कैश भी बढ़ता है, और अगर घटता है तो यहाँ भी घटता है। ठीक है ना, ये तो समझते हैं। एक बार फिर से समझते हैं इस बात को। तो यहाँ लिखते कैसे, लिखने का लैंग्वेज है, जब आपका वर्किंग कैपिटल निकल गया है आपको ने क्या स्टेप निकाला था, नेट प्रॉफिट बिफोर, क्या निकाला, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। वर्किंग कैपिटल यानी करंट एसेट, इस बात को हम बार बार बोल रहे हैं, वर्किंग कैपिटल का मतलब है करंट एसेट करंट लाइबिलिटी। चेंज होने के पहले हमारा इतना प्रॉफिट आ चुका है। अब इसमें हमें क्या करना है, वर्किंग कैपिटल को ऐड, कुछ वर्किंग कैपिटल होंगे जो घटे बड़े होंगे, उनको एडलेस करके हमको ठीक करना है। ठीक है, मेरे को ये एक बात बताओ, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर किसी करंट एसेट का वैल्यू गिर जाए, कम दिखे, साल के शुरुआत में कुछ था, अंत में कुछ दिख रहा है, जैसे अभी बताया कि आपके शुरुआत में डेटर 50,000 था, एंड में 40,000 हो गया, तो डेटर का वैल्यू गिरा। इसका मतलब क्या होगा, 10,000 रुपये रियलाइज किए होंगे। अगर आपका मन है तो आप अकाउंट बना के देख लो भाई, कोई डेटा है नहीं आपके पास में, ओपनिंग क्लोजिंग आप बैलेंस बना के देख लोगे तो इतना रुपया का हमारे पास रियलाइज हो गया है, तो क्या ऐसा आया होगा। तो कोई भी एसेट की वैल्यू का डिफरेंस अगर कम हो रहा है, लास्ट ईयर से इस ईयर कम हुआ है, इसका मतलब वो हमको उतना रुपया कैश रियलाइज हो गया होगा। तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट हो रहा है तो वो ऐड होगा, कोई दिक्कत। तो यहां पे हम लिख लेते हैं, ऐड में एक बात ये लिख रहे हैं कि जो जो करंट एसेट डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ करंट एसेट में, अगर कोई भी डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ करंट एसेट, तो वो क्या होगा, सारा का सारा क्या करोगे आप, ऐड करोगे। किस में ऐड करोगे, इसमें ना, पूरा फिगर निकाल के लास्ट में इसमें जोड़ लेंगे। अच्छा दूसरी बात बताओ, अगर किसी एसेट लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई है तो वो भी तो ऐड होगा। कोई लाइबिलिटी का वैल्यू बढ़ गया होगा, हमने किसी से शॉर्ट टर्म में लोन ले लिया 30,000 का, साल के शुरुआत में मेरे पास लोन था 70 का, साल के लास्ट में 1 लाख का लोन दिख रहा है, 30,000 का लोन बढ़ा हुआ दिख रहा है, कैश आया होगा कि नहीं आया होगा। तो यहां पे क्या लिख लेते हैं, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ करंट लाइबिलिटी, ये भी ऐड होगा। तो ये याद रखेंगे, ये दोनों चीजें ऐड होती हैं। कोई भी एसेट का वैल्यू घटेगा तो ऐड होगा, और बढ़ेगा तो लेस। अब यहां पे देखो, लेस में उल्टी बात हो जाएगी एकदम, क्या होगा बताओ, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ करंट एसेट, ये माइनस हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ करंट लाइबिलिटी, ये प्लस, ये भी माइनस हो जाएगा, है ना। ये चारों फिगर जो आएगा इसके साथ आप जोड़ोगे तो ये आपका निकाल देगा कैश जनरेटेड बाय साहब, सवाल खत्म। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, धंधे से आपने इतना रुपया कैश जनरेट किया है, ठीक है। समझ में आया। तो क्या क्या स्टेप था, इसमें थोड़ा झंझट है, थोड़ा समझिए आप क्या क्या स्टेप निकालेंगे। आप समझ पा रहे हैं इतना दूर तक, इतनी दूर तक बात आ गया तो लास्ट क्या करना है, हमें टैक्स पे करना है। टैक्स पे करना है, टैक्स जितना रुपया रहेगा वो पे कर दोगे, ये आपका टोटल ऑपरेशन से इतना कैश बचा या खर्चा हुआ पता लगेगा। कुछ कुछ बातें जब सवाल में घुसेंगे तो वहां डिटेल में लगेगा वो पता। आप बोलेंगे सर टैक्स नीचे क्यों दे रहे हैं, ऊपर यहाँ पे था, आप ऊपर ही टैक्स घटा देते तो लास्ट में कैश तो आना ही था। तो ये एएस का जो AS3 है उसका एक फैशन है, टैक्स का पैसा दिया रहता है वो यहाँ जोड़ लेते हैं और नीचे घटाते हैं एकदम आखिरी में। तो आप बहुत लोग ना ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या आखिरी आइटम टैक्स पेड है। टैक्स पेड मतलब ये आपका टैक्स पेड है लास्ट वाला, तो नेट टैक्स कितना है, इसके नीचे भी एक आइटम होता है
इसके नीचे भी एक आइटम होता है। वो क्या होता है, वो आपके लेवल की बात नहीं है, इसलिए हम अभी बता नहीं रहे। तो कभी ये ध्यान रखना कि ये मत बोलना कि नीचे से आखिरी आइटम टैक्स पेड होता है, तो अभी आपको हर सवाल में यही दिखेगा कि टैक्स पेड है, टैक्स पेड है, टैक्स पेड है। लेकिन जब ओरिजिनल एएस का फॉर्मेट देखेंगे तो वहां पे एक चीज और भी होगा, अब उस पर हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, उस पर बाद में चर्चा कभी किया जाएगा। तो इसको एक बार हम अभी समरी करेंगे। आपको तो हमने बहुत कुछ बताया है, लेकिन हमने यहाँ पे समझना है, ठीक है। बढ़े, आगे बढ़े। तो इसको एक बार फिर से पैकअप करें, आपके दिमाग में चीजें घुसी हैं, मिटा रहे हैं। हाँ, बाप रे बाप, ये तो कठिन का दादा है। एक बार फिर से समझेंगे, कोई बात नहीं, अभी हमने कुछ भी नहीं सीखा है। सीखने के पहले ना कोई भी चीज बहुत कठिन लगता है, लेकिन एक बार में कोई भी चीज पक्का होता भी नहीं है। सबसे पहला काम ऑपरेशन में, अब हम स्टेप्स ध्यान से सुनो, क्या क्या कैसे कैसे पकड़ते हैं। सबसे पहला काम हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है नेट प्रॉफिट, या क्या बोलते हैं, क्या बोले वो, बोलो फिर से, बुन्ना भी क्या बोला, वही हम भी लिख रहे थे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बोल रहा है पीबीटी। हाँ, वही पीबीटी ही लिख रहे थे, चलो लिख देते हैं। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी टैक्स भरने के पहले, बिफोर टैक्स, इसके लिए हम एक नोट बनाएंगे, और उस नोट में हम क्या बनाते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। बोलो हाँ, समझ में आया। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाएंगे। तो पीएल एप्रोप्रिएशन में जो बातें होती हैं वो हम कहां ठीक करते हैं, पीबीटी में, यानी कि वहां पे ठीक करेंगे। टैक्स वैक्स का जो भी अभी अब बनाएंगे, आज पूरा नियम खत्म करेंगे। नियम आज खत्म हो गया तो अगले दिन से सवाल शुरू कर पाएंगे, और ये कठिन पार्ट है। अगर हम पहले दिन से सवाल शुरू करते, आपके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता, ये जोड़ दो वो हटा दो, कुछ नहीं, अभी थोड़ा पल्ले पड़ेगा। ये निकलने के बाद हम क्या करते हैं, अब दिमाग में चित्र बनाओ। हम पीएल एप्रो का चीज ठीक कर लिए, तो अब कहां आए, पीएल में आ गए। और पीएल में क्या क्या चीज करते हैं, सब कुछ तो ठीक ठाक है, हमें वहां छांटना है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम, बताए थे। तो दूसरा आइटम क्या है यहाँ पे, एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम। ये स्टेप्स लिख रहे हैं, ऐसे ही निकालना पड़ेगा, और एकदम घबराने वाली बात नहीं है, एकदम इजी से बनेगा। नॉन ऑपरेशन, नॉन कैश आइटम जो है और नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, उनका पूरा लिस्ट से हम छान देंगे, पूरा जहां जहां का जो जो रहेगा वहां वहां लिखेंगे, यहाँ पे छांट देंगे। इतना करने के बाद में हमारा क्या निकल के आ जाएगा, निकल के आ जाएगा वर्किंग कैपिटल बिफोर करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बदलने के पहले का वर्किंग कैपिटल बिफोर वर्किंग कैपिटल, सॉरी क्या लिख रहे हैं, सॉरी क्या लिखते हैं, प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। हम वर्किंग कैपिटल दो बार लिख लिए। प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ओके। ये हमारा निकल के आ जाएगा। इसके बाद हम क्या स्टेप में करते हैं, इसमें हम करंट एसेट का और करंट लायबिलिटी का बढ़ना घटना ट्रीट कर देते हैं, है ना। इतना करने के बाद हमारा क्या निकलेगा, इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग, सॉरी यहां पे ना प्रॉफिट की जगह एक वर्ड लिख लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता है। करेंट प्रॉफिट लिखेंगे तो आप कुछ भी समझ लेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने घसीट के लिखा है, आप लिख लेंगे आराम से। तो अब चौथा नंबर में यहां पे जब निकल जाता है तो इसको हम बोलते हैं, ये क्या निकला, कैश जेनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन यानी धंधे से हमारा कैश इतना जनरेट हो गया, ठीक है। और इतने कैश में लास्ट आइटम हम क्या करते हैं, टैक्स पेड करते हैं। अब टैक्स पेड करते हैं, जितना पेड होना होता है वो पेड कर देते हैं, और ये जो आता है इसको हम लोग बोलते हैं नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन। ये इतना पैसा हमारे पास आया, ठीक है। तो ये स्टेप आप लिख लीजिए, फिर आपको दिमाग में रहेगा। और लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये पूरा शीट हमने लिखा है, ठीक है ना। ये अगर आपके पास में ये हनुमान चालीसा है भगवान का, बड़े हनुमान मंदिर जा करके माथा टेक के पूरा पढ़ेगा, और याद रहना चाहिए
अगर आपको रूल याद नहीं है तो आप पूरा समझ लीजिए परीक्षा के दिन में संस्कार के पीछे बैठेंगे, धक्का मारेंगे, दिखा भाई क्या जोड़ रहा है, क्यों जोड़ रहा है, ही करेंगे। इसलिए यहाँ पे खूब अच्छे से इस रूल को समझना है। तो एक बार वापस अपने पीडीएफ फॉर्म में आइए। अब रूल को हम पढ़ रहे हैं, वहां पे ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनिए। मिला सब लोग अपने अपने में रूल खोल लो। एक बार हमने पूरा रूल को समझाने में अपना बुद्धि पूरा लगा दिया है, एड़ी चोटी का जोर लगा करके बुद्धि से आपको समझाने की कोशिश किया है। ठीक है। वैसे ये एक बार में पक्का नहीं होता है, जब आप बड़े क्लास में जाएंगे थोड़ा एक बार और टीचर पढ़ाएगा तब और होगा, तो धीरे धीरे समझ में आएगा। हम जब लिखते हैं तो हमको तो चीजें फील होती हैं, लेकिन अभी आपके लिए एकदम नई चीज है तो आपको दिक्कत लगा, और वो बात हम समझ रहे हैं। इसमें एक ही तरह से हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको क्या करना है ना, एक दो बार ये इस रूल के लेक्चर को जरूर सुन लेना। एक बार वीडियो है तो इसको वापस सुनना कि कैसे बताए, क्या समझाएं। अभी तो हम बता दिए, आप चुपचाप सुन लिए, कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं, और हम कोशिश की अपने तरफ से। इसको एक बार फिर से सुनना कि हम पीएल एप्रो पे हैं, वहां से हम रिजर्व वगैरह को ठीक किए, तो हम पीएल एप्रो खत्म कर लिए, वहां से ऊपर पहुंचे, फिर एनपी में पहुंचे, एनपी में नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग को छांट दिए तो हम पहुंच गए जीपी पे। अब जीपी में अभी करंट एसेट करंट लाइबिलिटी का पूरा ठीक किए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल गया। अब ऑपरेशन निकल गया कैश, फिर कैश जनरेट हो गया, उसमें से टैक्स भरा, तो इतना रुपया हमारा टोटल ऑपरेशन से पैदा हुआ या यूज हुआ, यही तो निकलेगा लास्ट में। अगर पॉजिटिव वैल्यू आ गया, इस ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो हम क्या बोलते हैं कि इतना पैसा हमने धंधे से बनाया, और अगर माइनस आ जाता है तो हम कहेंगे इतना पैसा हमने धंधे में यूज कर लिया। बस ऐसे ही होता है। तो आइए रूल में पढ़ते हैं, देखो ध्यान से, अब आपको रूल पूरी तरह से समझ में आएगा, और हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले लिखा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जैसे हमने बोल्ड करके लिखा है वैसे ही आपको एग्जाम में भी बोल्ड करके लिखना है। हम लोग सवाल में करेंगे तो देखेंगे आप कैसे लिखते हैं। उसके बाद बोल रहे हैं पहला स्टेप हमारा क्या निकला, पहला स्टेप हमारा क्या निकला है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बार बार बता रहे हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए आपको एक पीएल एप्रो बनाना पड़ेगा। बहुत सारे स्कूल में बहुत सारे बच्चों को एक चार्ट बना देते हैं। चार्ट नहीं बनाना, बार बार बता रहे हैं चार्ट नहीं बनाना। चार्ट बच्चे बनाते हैं, एकदम छोटे बच्चे, जो बड़ी, जैसे 3 और 2 जोड़ना है, 3 लाइन खींच के 2 लाइन खींच के 5 हो जाए, ऐसा 5 आप नहीं पढ़ेंगे। आप हमेशा से अकाउंट से रिलेटेड चीज सीखेंगे। तो एग्जाम में आपके उसमें डीके गोयल के बुक में भी अकाउंट नहीं बनाया है, चार्ट बना के दे दिया, सारे बुक में चार्ट बना के दिखाए। और जो लोग चार्ट से पढ़ के जाते हैं ना, उनको आगे चल के बड़ी दिक्कत होती है कि कैसे ये क्यों इधर लिख रहे हैं, क्यों उधर लिख रहे हैं, ऐसा दिक्कत होता है। तो आपने याद रखना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। दिखाना आदित्य इस तरफ, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर जब भी निकालना है तो आपको कौन सा अकाउंट बनाना है, पीएल एप्रो। आपके सवाल में कहीं पीएल एप्रो नहीं लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, पीएल। आप उसको पीएल एप्रो ही समझेंगे, ठीक है, उसको आप क्या समझेंगे, पीएल एप्रो। और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जरूर बनाना, ये कंपलसरी अकाउंट है, तो इसलिए आपको बनाना ही पड़ेगा। बहुत छोटा, ऐसा डर मत जाओ कि बहुत बड़ा अकाउंट हम कैसे बनाएंगे, सब आएगा, इजी लगेगा। देखोगे 2 लाइन लिखा है, कुछ नहीं है, टी फॉर्मेट में खटखट बिठाए आ गया। जो लोग चार्ट बनाते हैं वो लोग क्यों परेशान होते हैं बताएंगे, जब अभी सवाल आएंगे ना, वहां पे चार्ट वाले क्यों परेशान होते हैं वो आपको दिक्कत दिखेगी वहां पे। चलो जी, उसके बाद में एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम लिखना है। और हमने इसके लिए क्या बनाना है, इसके ये इसमें कौन कौन से आइटम आएंगे, पीएल वाले। क्या लिख रहे हैं, इसमें सारा आइटम कौन सा आएगा, पीएल वाला। पीएल के नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग। नीचे हमने कुछ अपने हिसाब से लिखा है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, जैसे पीबीडीडी नहीं लिखा है। अब सवाल में रहेगा तो ये मत बोलना कि सर आपके तो चार्ट में पीबीडीडी था ही नहीं, तो अगर रहेगा तो लिखना। देखो डेप्रीशिएशन लिखा है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस लिखा है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स डिवेंचर्स लिखा है, रिटर्न ऑफ, ठीक है ना। और फिर लिख रहा है गुडविल पेटेंट एंड ट्रेडमार्क एमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, लॉस ऑन फिक्स्ड एसेट। और लेस में क्या क्या होगा, जो इनकम हमारे ऑपरेशन का नहीं है, हमने जोड़ रखा है, उसको हटा देंगे, जहां का है वहां जोड़ेंगे। तो क्या क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट का इनकम, डिविडेंड का इनकम, रेंट का इनकम, और किसी एसेट को बेच के अगर कोई गेन हुआ है तो उसका इनकम। क्योंकि ये धंधे का इनकम नहीं है, इसलिए यहां घटा दिया जा रहा है। क्लियर हो रही बात। नीचे हमारा क्या निकल के आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये आपका तीसरा स्टेप आ गया। तीसरा स्टेप में हमने करंट एसेट करंट लायबिलिटी को ठीक करने के लिए लिखा है, वहां पे लिखा है डिक्रीज इन करंट एसेट, नीचे लिखा है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। और लेस में भी हमने जो सिखाया है वही बात लिखी है। उसके बाद कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आ गया, और कैश जनरेटेड ऑपरेशन में क्या करते हैं, इनकम टैक्स पेड कर देते हैं। इनकम टैक्स के लिए
टैक्स का एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो 2 अकाउंट कंपलसरी हो गए। अगर टैक्स सवाल में है तो टैक्स का अकाउंट आप बनाएंगे, इनकम टैक्स का अकाउंट एक बनेगा। तो कंपलसरी अकाउंट में कौन कौन सा बन गया मेरा? पीएल एप्रो बनाना ही बनाना है, टैक्स का अकाउंट बनाना ही बनाना है, ठीक है, ये 2 बनाना है अगर सवाल में है तो। आगे चलो, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटर। अब ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से या तो पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव आएगा। अगर पॉजिटिव आया तो फ्रॉम लिखेंगे, नेगेटिव आएगा तो लिखेंगे यूज्ड इन। मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब है धंधे से इतने रुपए का कैश हमने जनरेट किया, और अगर माइनस आ गया तो इसका मतलब है कि धंधे में इतना रुपए कैश हमने यूज किया है, बस ठीक है। बी ऑपरेशन आप अच्छे तरीके से समझ गए हैं, इसमें भी नेट कैश फ्रॉम, तो 3 एक्टिविटी किया और तीनों एक्टिविटी से हमारा कुछ ना कुछ, तीनों को जोड़ लगाएंगे तो एक फिगर आ जाएगा। अब देखो नीचे एकदम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के नीचे, अब यहां पे देखो नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एबीसी लिखा है। ऑपरेशन से, इन्वेस्टिंग से और फाइनेंसिंग से, तीनों का नेट निकालोगे कुछ फिगर आएगा। मान लो 5000 आ गया, 5000 आ गया, तीनों का टोटल 5000 आ गया, कुछ घटा कुछ बढ़ा 5000 आ गया। साल के शुरुआत में हमारे पास 10,000 रुपया कैश में था, तो क्लोजिंग में कितना देखना चाहिए? 15,000 देखना चाहिए। और ये अगर टैली कर जाता है आपके क्लोजिंग से, इसका मतलब क्या है कि आपका सवाल सही है। यानी ये एक ऐसा सवाल है जिसमें आपके पास आंसर होगा। आपके पास कैश के ओपनिंग में अगर 50,000 है, क्लोजिंग में अगर 70,000 है, इसका मतलब तीनों जो एक्टिविटी है उसका नेट 20,000 आना ही चाहिए, तभी तो 50,000 होगा। तो यहाँ पे कुछ नया चीज आपके पास में बढ़ नहीं जाएगा, घट नहीं जाएगा। आपके बैलेंस शीट में कैश का आइटम दिया हुआ है और कैश आइटम आप मिला लिए हैं भाई। ओपनिंग में 50,000, क्लोजिंग में 70,000, इसका मतलब ऑल टोटल 20,000 आप जनरेट किए हैं, यही ना? तो 20,000 यहाँ भी 3 एक्टिविटी से 20,000 आना चाहिए। तो ये आपके चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट है और इसमें बनाया। अभी यहाँ खत्म नहीं है, अभी हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे, ठीक है ना? टैक्स का अकाउंट जब आएगा तब सिखाएंगे। अभी एक एंट्री तो आप सीख के जाएंगे कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होता है। तो वापस आओ भाई, पेज नंबर आप आइए 4 पे, और हाउ टू प्रिपेयर वेरियस लेजर आपको लिखा हुआ, इसको मिटा रहे हैं क्योंकि ये सारा चीज आपको शीट में मिल जाएगा, तो हम इसमें कुछ लिखने उखने का नहीं। बात समझ में आ गया ना? इसको ना एक बार वापस, अगर आज आवाज गया होगा तो मार देंगे जान। 2 दिन मेरा प्रो रेटा नहीं पढ़ा पाए, प्रो रेटा जानते हो, फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा एग्जाम के बाद बैठ के। प्रो रेटा का पूरा आवाज ही चला गया है, तो उसको प्रो रेटा का 2 वीडियो हम रखे हैं अभी तक। अब या तो बैठ के उसको आवाज डब करें, बैठ के पीछे से बोलते रहे कि देखो ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ है, देखो यहाँ पे पता चला मुंह कुछ चल रहा है और हम कुछ चल रहे हैं। चलो जो भी है, 2 दिन लगेगा, इसको बुलाएंगे एक दिन बैठ के, खाली टाइम में रिकॉर्ड कर लेंगे। जो जो खराब हुआ है उसको रिकॉर्ड तो करना ही पड़ेगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, और नहीं तो फिर आदमी पढ़ते पढ़ते गया, ओ सर को प्रो रेटा नहीं आता होगा इसलिए नहीं डाले। जो वीडियो देखेगा क्या कहेगा? सर को प्रो रेटा वाला आता नहीं होगा इसलिए प्रो रेटा का सवाल कराए नहीं। चले आगे बढ़े। तो अभी हम लोग एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या बनता है। अच्छा एक बात बताओ, ये पीएल एप्रोप्रिएशन हमारा शुरू कहां से होता है? पीएल से आता है कुछ पैसा। अगर पॉजिटिव होगा तो किधर लिखेंगे? इधर, और नेगेटिव होगा तो इधर। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे बाई बैलेंस बीडी। हम मान के चल रहे हैं कि मेरा पॉजिटिव आया है, अगर नेगेटिव आएगा तो आप उधर लिख लेना। पॉजिटिव है, नेगेटिव आएगा तो इधर लिख लोगे। अच्छा एक बात बताओ, इन्होंने क्या क्या चीजें लिखी हैं, वो सारी बातें हम बता रहे हैं, धीरे धीरे सुनते चलिए, और आप अगर हाँ कहेंगे तो ही हम मानेंगे। अगर हम पीएल एप्रो में से नया कोई जनरल रिजर्व के लिए पैसा निकालते हैं, इधर लिखते हैं कि इधर लिखते हैं? इधर लिखेंगे या इधर लिखेंगे? पैसा निकाल रहे हैं जनरल रिजर्व में, तो क्या होगा? तो कोई नया रिजर्व अगर हम बना रहे हैं तो प्रॉफिट में से पैसा निकालते हैं, तो यहां पे आप लिखेंगे क्या चीज? टू जनरल, कोई लिखेगा नहीं, शीट में लिखा हुआ है जनरल रिजर्व। अगर नया क्रिएट कर रहे हैं इसका मतलब पीएल एप्रो में से इतना पैसा लिए हैं। ठीक है ना? या इस चीज को आप हटा दीजिए क्योंकि ये तो आपको दिया नहीं रहेगा, पीबीटी यही तो आपको निकालना है कि टैक्स के पहले कितना पैसा था, है ना? अब जनरल रिजर्व के लिए इतना पैसा आप निकाले। दूसरी बात कह रहे हैं कि और कोई अदर रिजर्व अगर आपने किया है, अगर कोई अदर रिजर्व क्रिएट किया है तो उसके लिए भी पैसा निकाला होगा। अगर हमने डिविडेंड बांटा है,
अगर हमने डिविडेंड बांटा है और डिविडेंड में हमने दो बातें बताई थी, ऑल डिविडेंड जितना भी होता है, अब एक वहां पे डिविडेंड की बातें जब सवाल में आएंगी तो हम बताते चलेंगे, वहां वर्ड आएगा इंटरिम डिविडेंड, तो इंटरिम डिविडेंड क्या होता है वो सब वहां बताएंगे, अभी यहाँ नहीं। अगर हमने किसी को बोनस शेयर दिया है तो कहां से देते हैं, बोनस शेयर तो प्रॉफिट में से तो निकाल के देंगे, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, इसके बाद और क्या दिया हुआ है, अच्छा इसमें एक चीज लिखा है कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, ठीक है ना, सीडीटी कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, ये अभी आपके लेवल का भी नहीं है और ये हटा भी दिया है, उस चीज को हम लिख नहीं रहे, ये फॉर्मेट था इसलिए पूरा लिखा हुआ है, इसलिए छोड़ दे रहे हैं। अगर हमने किसी को प्रीमियम दिया है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफ शेयर, याद रखना प्रेफ शेयर वालों को अगर कोई प्रीमियम दिया है तो ये यहाँ आएगा, प्रॉफिट में से तो देंगे, प्रीमियम देना है तो। और प्रीमियम ऑन बाईबैक, अगर इक्विटी वालों का प्रीमियम दिया है बाईबैक पे, प्रीमियम ऑन बाईबैक, तो ये यहां से दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और यहां पे हमारे पास बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, ये गिवन है, ठीक है। अब एक बताओ, कोई रिजर्व अगर हम कैंसिल कर रहे हैं, मान लो मेरे रिजर्व में ओपनिंग में 50,000 था, अब हमको जरूरत नहीं है उतना, 20,000 रख रहे हैं, तो प्रॉफिट में पैसा जुड़ जाएगा एकदम, ये तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। अगर जनरल रिजर्व को हम लोग क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, अगर यहाँ पे आपका कैंसिल होता है, ये ओपनिंग बैलेंस लिख लो, यहाँ पे एक चीज लिखते हैं, ये ओपनिंग बैलेंस यहाँ रहेगा, क्लोजिंग यहाँ, दोनों दिया रहता है, तो यहाँ पे आप निकालो जनरल रिजर्व अगर कैंसिल कर रहे हैं तो यहाँ आएगा, और क्या आ सकता है, और यहाँ पे दिखा है कि अगर कोई भी रिजर्व अगर आप रिटर्न बैक कर रहे हो यानी कैंसिल कर रहे हो तो यहाँ पे डाल देते हो, ठीक है ना, तो ये यहाँ एक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस पीएल में कितना था लिख दिया, क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया है, कहाँ खर्चा किया पता चल गया, तो यहाँ पे जो बैलेंस आएगा दैट इज क्या होगा, ये प्रॉफिट, बोलो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा, है ना, टैक्स देने के बाद ही तो रिजर्व ये प्रोविजन ये पीएल एप्रो बनाते हैं, प्रॉफिट का टैक्स देने के बाद ही तो बनाते हैं। अब ये पीएटी जो निकला है, अब इसमें टैक्स जोड़ दोगे तो आ जाएगा आप क्या चीज, पीबीटी, और इसी से आपका सवाल शुरू हो जाएगा। इसीलिए हमने क्या कहा कि स्टेटमेंट कहां से शुरू होता है, यहां से, लेकिन आपका बुक कहां से शुरू करेगा, यहां से, तो टैक्स इसमें नहीं लिखना, यहाँ पे पीएल एप्रो में नीचे नोट लिखा है, पढ़ो देखो नीचे नोट में क्या लिखे हैं, नीचे नोट में लिखा है ऑल आइटम्स, क्या लिखा है, ऑल आइटम्स रिलेटेड टू शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर हो या प्रेफरेंस, विल बी शोन इन पीएल एप्रो। तो टैक्स का पैसा पीएल एप्रो में कैसे आएगा, टैक्स किसको देते हैं, गवर्नमेंट को, तो हम अभी इसमें क्यों डालेंगे, इसमें नहीं डाल सकते। लाइक डिस्ट्रीब्यूशन टू देम, अच्छा बोल रहे हैं कि पीएल एप्रो वहां पे प्रॉफिट लाइक डिस्ट्रीब्यूशन टू देम, ये ऊपर बना दिया, एनी टैक्स ऑन सच डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो एप्रोप्रिएशन आइटम। अब ये बोलोगे कि सीडीटी जो आप कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स था, हालांकि ये तो हटा ही दिया, इंटर में भी हटा दिया है, मतलब अब एग्जिस्ट ही नहीं करता ये टैक्स, पहले एक टैक्स लगता था, ये टैक्स एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इंटर में सवाल आते हैं, इसलिए इंटर के फॉर्मेट से हमने कॉपी मारा है, तो वहां भी आ गया है, तो आपको इसको ध्यान नहीं देना है सीडीटी क्या होता है। तो कहता है कि अगर इन सब शेयर वगैरह के ऊपर हमने कोई टैक्स वगैरह दिया, वो भी एप्रोप्रिएशन का आइटम माना जाएगा। तो ये 2 नंबर पॉइंट तो आपकी जरूरत की नहीं, इसको काट ही दो आप, ठीक है ना, ये भी काट दीजिए, और ऊपर जो सीडीटी लिखा है ये भी काट देंगे। अच्छा, उसके बाद लिखा ट्रांसफर बिटवीन रिजर्व्स इज ऑल्सो एप्रोप्रिएशन, रिजर्व में जो ट्रांसफर कर रहे हैं, चाहे रिजर्व को बढ़ा रहे हैं चाहे घटा रहे हैं, ये दोनों इसमें आएगा, पीएल एप्रो में आएगा। तो पीएल एप्रो आपको निकाल के देगा पीएटी, और टैक्स जितना रहेगा उसको जोड़ देंगे तो आएगा पीबीटी। अब पीबीटी से आपका काम बनेगा, टैक्स नीचे जोड़ेंगे, तो आपके दिमाग में आएगा सर पीबीटी ऊपर टैक्स जोड़ दे रहे, नीचे क्यों कर रहे हैं, तो अभी बता देना, ये फैशन है इन लोगों का, ऐसे ही करवाते हैं, हमें अभी ऐसे ही करना है, टैक्स ऊपर ही रहने देते, क्या दिक्कत, टैक्स तो पे कर रही है, तो कहते हैं नहीं नीचे टैक्स पे करेंगे हम, तो भाई ठीक है, फॉर्मेट हम भी फॉर्मेट मान के चलेंगे, हम क्यों विद्रोह करने जाएं, समझ में आया है। तो ये आपका हमने पूरा फॉर्मेट बताया है, और इसको आप थ्योरी में थोड़ा सा, थ्योरी में एक चीज है, आगे देखिए एकदम फर्स्ट पेज में थ्योरी का इंट्रोडक्शन है, और इसको आप रखेंगे, इसमें हम कैश फ्लो क्यों बनाते हैं, क्या हमारा उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, यूजेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का यूज कहाँ कहाँ आता है, तो पिछले दिन हमने चर्चा की थी, बाद में जब इसका थ्योरी पढ़ाएंगे तो और डिटेल में पढ़ाएंगे, तब तक आप एक बार पढ़ लीजिएगा।
उसके बाद पीछे पेज में पेज नंबर 2 में लिखा हुआ है लिमिटेशंस ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो आपको देखने में जितना इजी लग रहा है और सरल लग रहा है चीज, और इसका यूज दिख रहा है, इसमें बहुत कमियां भी हैं। वो क्या क्या कमी है, 2-3 कमी यहाँ लिखा हुआ है, 5 कमियां लिख दी इन्होंने। तो उसके बाद में जो भी समझ में आएगा ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो थ्योरी क्लास में बताएंगे। अभी अपना टारगेट थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट है। डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश बजट। हमारे कैश फ्लो में जितना रुपया दिखा रहा होगा, हकीकत में उतना रुपया हमारे हाथ में होता नहीं है। तो कैश बजटिंग एक अलग चीज होती है, कैश बजट बनाना और कैश फ्लो एक अलग चीज होता है। तो वो डिफरेंस क्या है वो लिखा गया है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में और पीएल अकाउंट में क्या अंतर है वो आपको लिख दिया नीचे। तो आपको समझ में आता ही है पूरा पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश बेसिस पे बनता है, पीएल एप्रो हमारा एक्यूरल बेसिस पे बनता है। वो हमारे ओरिजिनल धंधा से रिलेटेड से चीजें होती हैं, ये तो हमारे एनालिसिस का पार्ट है। तो यहाँ पे इट रिकॉर्ड द सोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैश। कैश फ्लो हमारा क्या दिखाता है कि हमने कहाँ कहाँ से पैसे पाए और कहाँ कहाँ उसको यूज किया। और ये दिखाता है इट रिकॉर्ड द रेवेन्यूज एंड द एक्सपेंसेस, प्रॉफिट लॉस का खर्चा दिखाता है। इसका उद्देश्य क्या है? द पर्पस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज टू बी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसका उद्देश्य है कि प्रॉफिट निकाल के दिखा देना कि भाई हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है। तो इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर प्रिपरेशन, तो क्या क्या आपको चाहिए होगा बनाने के लिए? इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव बैलेंस शीट। कैश फ्लो बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? कैश फ्लो बनाने के लिए हमें 2 साल का बैलेंस शीट चाहिए, तभी तो बना पाएंगे भाई कितना बदला। और ये कहता है इसको बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? 1 साल का पूरा लेखा जोखा प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए चाहिए होगा, तभी तो हम प्रॉफिट लॉस निकाल पाएंगे। इनकम स्टेटमेंट चाहिए होगा। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। इसमें अगर कोई, इसको हम वापस पढ़ाएंगे। तो अभी आज तो हमने रूल खत्म किया है और इसको आप घर में आकर के आज ही हम इसको अपलोड कर देंगे। आप एक बार इसको फिर से देख लीजिएगा। शनिवार सबको बुला के लाओ भाई, नहीं तो बच्चे बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे और बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद रेशियो है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो कितना समय हो गया इसमें? 1.5 घंटा हुआ है। चलो अच्छे, आज इतना ही रखते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग घर जाइए, पूजा वूजा घूमिए। परसों क्लास है, परसों हम लोग प्रैक्टिकल क्लास, प्रैक्टिकल सवाल शुरू कर लेंगे। लेकिन बार बार बोल रहे हैं इसका वीडियो देखिए। और ये सब ना वीडियोस, अब बार बार सुनो मेरी बात, अपने तक मत रखना। बार बार बोल रहे हैं कि अपने तक मत रखना, इसको अपने दोस्तों तक भी पहुंचाना। इसलिए नहीं कि हमको लाभ मिलेगा, इसलिए कि उनको लाभ मिलेगा। क्योंकि अगर वो नहीं समझेंगे रूल वूल को तो वो परेशान रहेंगे हमेशा से। बहुत रेयर, बहुत कम टीचर बचे हैं जो अब ये जिम्मेदारी के साथ पढ़ा रहे हैं। बाकी सबको यही चिंता लगा है कि हम सवाल करवा दें। तो इसलिए अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा, ठीक है ना। अब क्या ही वो मेरे पास आएंगे, 12 के बाद तो अपना अपना मौज करेंगे। लेकिन जो दोस्त है उनको कहना कि भाई देखो ठीक ठाक पढ़ा लेते हैं मास्टर जी, आप इनका पढ़िए। अब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।